एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में जहां हम कवर करेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ ये है कि अगर आप लेट्स से क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा बहुत बेसिक से बुक है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं नहीं जो मुझे पढ़नी चाहिए या कुछ पता नहीं चल रहा। ये कोशिश है जिसमें हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जिसको आपको सॉल्व करने के बाद एक आइडिया लगेगा कि चैप्टर को कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, किन चीज़ों पर फोकस करना है। तो चलिए, अगर आपने क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर 1 पढ़ा है तो आप काफ़ी इजीली इसको आंसर कर पाएंगे। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, बट ये भी आपको दिखाते हैं किस तरह से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व, ऐसी बुक्स को पढ़ना है जहाँ चीज़ें आपको बेसिक ज़रूर लग सकती हैं पर आपके कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, रिवर नर्मदा के बारे में है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रिवर नर्मदा फ्लोज बिटवीन विंध्यास एंड सतपुरा माउंटेन रेंज। कीवर्ड है रिवर नर्मदा, याद रखिए। विंध्या सतपुरा माउंटेन रेंज की बात की गई है। Ancient rock shelters were found in Narmada Valley. Which of the above given statement is correct या are correct? तो अगर आप नर्मदा रिवर की बात करते हैं, इस चैप्टर में ना एक मैप दिया हुआ है जहाँ नर्मदा रिवर को दिखाया गया है। और अगर आप वैसे भी नर्मदा के बारे में बात करें, नॉर्मली इंडिया की सारी रिवर ईस्ट फ्लोइंग है, क्योंकि कहा जाता है कि भारत की जो पेनिनसुला है उसका टिल्ट ईस्ट की तरफ है, इसलिए रिवर मोस्टली ईस्ट की तरफ बहते हैं। दो मेजर रिवर्स जो हैं जो वेस्ट की तरफ बहती हैं वो है नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी दो मेजर रिवर्स हैं। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी रिवर्स, शायद माही और जुआरी आप पढ़ेंगे, जो वेस्ट की तरफ जाती हैं इंडिया में, लेकिन मेजर बड़ी रिवर्स सारी ईस्ट जाती हैं। दो ही मेजर रिवर्स वेस्ट फ्लोइंग हैं, उनमें सबसे बड़ी है नर्मदा। नर्मदा और तापी आसपास बहते हैं, दोनों रिफ्ट वैली के थ्रू बहते हैं। एक रिफ्ट वैली बनी हुई जिसके अंदर से दोनों बहते हैं। और नर्मदा इकलौती ऐसी रिवर है जो कि सतपुड़ा विंध्यास के बीच में से बह रही है और तापी उसके बाद बहती है। ये एक मैप में यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपने उसको ढंग से देखा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। और ऑब्वियसली रॉक शेल्टर्स तो थे ही, तो बोथ आर द करेक्ट आंसर्स, बट हाउ टू लुक एट दिस क्वेश्चन। सो इफ यू लुक एट हेयर, यहाँ पर विंध्यास है, यहाँ पर सतपुड़ा रेंज है, इसके ठीक बीच में नर्मदा बह रही है। और नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक एक मेजर सोर्स है कई सारी रिवर्स का। सोन भी वहाँ से आसपास से बहती है, महानदी का भी एरिया आसपास से जाता है। तो अमरकंटक का इलाका जो है वहाँ से ये नदी बह रही है विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में। सतपुड़ा के जस्ट बाद ताप्ती रिवर है ये, या तापी जिसे आप कह सकते हैं। तो अगर आप इस मैप को देख पा रहे हैं तो काफ़ी इजीली आप ये समझ सकते हैं। एक और चीज़ देखिए, मैप है, आपको यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट दिख रहा है, साउथ एशिया दिख रहा है। तो अगर आप साउथ एशिया को भी देखें तो एक मेजर आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है कि क्या लेंथ और ब्रेड्थ है, वो भी देखो तो आपको एक क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा हमारे दो प्रोग्राम्स के बारे में। एक, अगर आप ऐसी सिचुएशन में है जहां आपको बेसिक लेवल से प्रिपरेशन करनी है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आप चाहते हैं एक जगह आपको पूरा वन पॉइंटेड सॉल्यूशन मिल जाए आपकी प्रिपरेशन का, विद प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग कवर्ड इनसाइड, तो वो है हमारा प्रारंभ का प्रोग्राम, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों उपलब्ध है, जहां आपको स्पेसिफिकली टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई कराई जाती है। क्लासरूम प्रोग्राम्स हैं, ऑनलाइन सेंटर्स भी हैं, जो आपको वीडियोज़ भी मिलते हैं उसमें, वीकली टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशंस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस। तो आप चाहें तो हमारा एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इस स्थिति में जहां आपको लग रहा है कि नहीं, आपने बेसिक प्रिपरेशन कर रखी है, यू आर डन विद द बेसिक्स, आपको प्रॉब्लम ये है कि अगला आइटम देना है और क्लैरिटी नहीं है किस किस लेवल तक तैयार किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, मोटिवेटेड रखा जाए, शेड्यूल क्या हो, टेस्ट कितने दिए जाए, तो आपके लिए हमारा MIP यानी मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है, जो फोकस करता है। आपको एक शेड्यूल दिया जाएगा, हफ्ते भर आप उसकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक्स पढ़ेंगे और वीकेंड पे उसका टेस्ट होगा। अगर आप कहीं फंसते हैं या आपको कोई दिक्कत आती है तो मेंटोरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप मेंटोर से बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं क्या दिक्कतें हैं और आगे इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसमें आपको 47 प्रीलिम्स प्लस GS के टेस्ट हैं, 49 मेंस के टेस्ट हैं, जो सारे चेक होंगे, आपको प्रॉपर फीडबैक मिलेगा और एक मेंटोरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सारी न्यूज़ और जो प्रोग्राम्स इसके बारे में डिटेल में हमारे फ़ोन नंबर यहाँ पर आप वेबसाइट पर जाकर डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आप देखें इसमें, साउथ एशिया इज ऑफन कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट मेजरली से कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप। इनमें से क्या रीज़न है इसके पीछे? एक, साउथ एशिया लाइज बिटवीन रिवर इंडस एंड बे ऑफ बंगाल, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ एशिया बाय माउंटेन्स एंड सीज। हमसे पूछा जा रहा है करेक्ट आंसर। अगर आप सब कॉन्टिनेंट के बारे में देखें, जो हमने पिछला मैप भी देखा कि हाँ, माउंटेन्स हैं, सीज दोनों तरफ हैं, उसी से सेपरेटेड है बाकी दुनिया से। अफगानिस्तान के आसपास आप देखें, वहाँ पे फिर आपके हिंदू कुश माउंटेन स्टार्ट होते हैं, जो डिफ्रेंशिएट करते हैं। ऊपर चाइना है, तिब्बत है, इसके बीच में हिमालयन पूरी रेंज है, जहाँ से साउथ एशिया अलग होता है। उसी तरह आपको सीज है, दोनों तीनों साइड से घेरे हुए इस पेनिनसुला को, जो कि सब कॉन्टिनेंट को अलग करते हैं बाकी के रीजन से। पर क्या ये इंडस और बे ऑफ बंगाल के बीच का ही रीजन है? जो हमने वो रिवर्स देखी थी, इंडस तो भाई पंजाब में बह रही है, पाकिस्तान में जाती है ऑब्वियसली, पर उसके बाद भी तो रीजन है ना।
वहाँ भी तो सब कॉन्टिनेंट का पार्ट था, पूरा अफगानिस्तान भी सब कॉन्टिनेंट का पार्ट था और इंडिया का पार्ट था एक पॉइंट ऑफ टाइम ऑलमोस्ट। तो वो रीजन तो इंडस के बाद है। बे ऑफ बंगाल के बाद भी तो इलाका है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट का अगर हम देख लें तो इसलिए पहली स्टेटमेंट गलत है और द आंसर इज 2 ओनली। तो इस तरह अगर आप देखें तो मैप से आपको कुछ क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं विच फर्स्ट लार्ज किंगडम इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। पहले इंडिया में क्या हुआ करते थे, इस चैप्टर में मेंशन है कि पहले रिपब्लिक्स हुआ करते थे, छोटे छोटे 18 रिपब्लिक्स थे, क्या क्या नाम थे उनके। फिर धीरे धीरे कुछ रिपब्लिक्स के छोटे छोटे रिपब्लिक्स की जगह एक बड़ा किंगडम फॉर्म होना शुरू हुआ और पहला मेजर किंगडम इंडिया का जो था वो होता है मगध किंगडम, जिसको आप जाके देखते हैं कि आगे जाके फिर आपकी मौर्य एम्पायर जहाँ पर स्टैब्लिश होते हैं। मगध कहाँ पर है, मगध का रीजन बिहार में मिलता है। बिहार में जो मेजर नदी हैं, अगर आपको कुछ आइडिया नहीं भी है तो इतना पता है गंगा रिवर जो है वो एक मेजर रिवर है जो नॉर्थ से बहती है। बाकी जो ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं, इंडस नॉर्थ में है ही नहीं, मतलब बिहार की साइड नहीं, ईस्टर्न इंडिया में नहीं, ये आपके पंजाब की साइड और इधर फिर कश्मीर से होते हुए वहाँ गुजर गए। नर्मदा हमने देखा मैप पे नीचे इलाके में पड़ती है, सतलज पंजाब में पड़ती है। तो जो आपका बिहार का रीजन है, जो आपका नॉर्दर्न ईस्टर्न इलाका है, वहाँ पर ये रिवर नहीं है। वहाँ पर जो मेजर रिवर है वो है गंगा, या फिर आप कह सकते हैं और भी कई नदियाँ, पर ये तीनों तो है ही नहीं। तो अगर आपको सही आंसर नहीं भी पता तब भी आप नॉन ऑफ दीज कर सकते हैं, सिर्फ वो मैप अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो इस तरह एक आइडिया लग गया कि हाँ मगध अंपायर जो थी गंगा किनारे बनी थी, तो ये तो तीनों ऑप्शन नहीं ही होंगे इसमें। तो आप इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं कि ऑब्वियसली एक मेजर लार्ज किंगडम था जो गंगा किनारे बना था। पेज नंबर 3 में अगेन आप मैप में देखें तो आइडिया आपको लगता है यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हेल्प्ड हिस्टोरियंस इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री की रिकंस्ट्रक्शन में क्या चीज़ों ने सहायता की, इनके ऑप्शन आपके पास है। अगर मैं आपसे पूछूँ आप कैसे इतिहास के बारे में जानते हैं, हिस्ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट होती है, तो हिस्ट्री के कंस्ट्रक्शन में आपको क्या क्या चीज़ें मदद करती हैं, बुक्स या मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो आपको अभिलेख मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। वो अवशेष कैसे मिलेंगे, आप ज़मीन को खोदेंगे, एक्सकेवेशन करेंगे तो वहाँ से अवशेष मिलते हैं, जो अवशेष बताते हैं कि महल कैसा हुआ करता था। जो आपको इंस्क्रिप्शंस हैं, पिलर्स पे मिल गए, मंदिरों पे मिल गए, उनसे आपको दिखता है कि अच्छा ये अभिलेख ऐसे हैं, ये ऐसी बातें किया करते थे, ये इनकी पॉलिसी हुआ करती थी। अशोकन इंस्क्रिप्शंस बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये तीनों ही ऑप्शन इस हिसाब से हमें हिस्ट्री समझने में मदद करते हैं, है या नहीं। तो whenever you read about history, we need excavations to be done, we need manuscripts and we also need inscription to be analyzed. तो इसके तीनों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और ये भी अगेन आपके बुक में मेंशन है पहले ही चैप्टर में। इसी में जिस इंस्क्रिप्शन के बारे में मैंने बात करी, एक इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन था कांधार इंस्क्रिप्शन। ये इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि रिलेटेड टू चंद्रगुप्त मौर्य, रिटन इन अरामिक एंड ग्रीक। अगर आप देखें ना इंस्क्रिप्शन, मौर्यन समय के आसपास जो इंस्क्रिप्शन है, कंधार की बात हो रही है, कंधार कहाँ पर है, अफगानिस्तान में। तब जब ये इंडियन एम्पायर में कोई मेजर इंडियन एम्पायर जो जिसका पूरे अंदर कंधार भी था, और इंस्क्रिप्शन की बात हो रही है मेजरली, जब मौर्यन एम्पायर के इंस्क्रिप्शन आप पढ़ते हैं तो जितने मेजर इंस्क्रिप्शन हैं मोस्टली सब अशोकन है, और कंधार इंस्क्रिप्शन उनमें से एक है जो कि अशोकन इंस्क्रिप्शन कहलाता है। अशोक ने इन्हें अभिलेखों को शुरू किया था, उन्होंने इंस्क्रिप्शन है। तो ये तो पहला ऑप्शन गलत है। और हाँ, एंशियंट ग्रीक और एरामिक दोनों में थी। ग्रीक एरामिक में कोई इंस्क्रिप्शन आपको मिले, इसका मतलब ये है कि इनके ट्रेड रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा फैले हुए थे, इनके संबंध ग्रीक से भी थे। तभी जाके आप ग्रीक में लिख रहे हैं ना, उनको भी बताना आप चाहते हैं कि हाँ ये संदेश वहाँ तक भी पहुँचे, इसका मतलब कि काफ़ी ज़्यादा रिलेशन स्ट्रॉन्ग थे उस रीजन के साथ। तो ये ऑप्शन आपको अगर आपका सही है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि एरामिक में और अगर ग्रीक में लिखा है, इसका मतलब वो अंपायर के संबंध इन राज्यों के साथ भी थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इट इज़ बी, यानी 2 ओनली। तो ये मॉडर्न एम्पायर अशोक का था, बाइलिंगुअल एक इंस्क्रिप्शन विच वाज इन ग्रीक एंड एरामिक, जो कि कांधार बाइलिंगुअल रॉक इंस्क्रिप्शन था। तो अगर आपको कभी भी यूपीएससी में ऐसे कोई ऑप्शन एलिमिनेट करने में आते हैं तो आप सिंपल बता सकते हैं कांधार वाला इंस्क्रिप्शन किसका था, कि ये समुद्रगुप्त का नहीं था, चंद्रगुप्त मौर्य का नहीं था, एक अशोकन इंस्क्रिप्शन था, बाइलिंगुअल था, किन लैंग्वेजेस में, ग्रीक और एरामिक में। अब एक बात करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट की, हमने बात करी तो कई साइट्स भी मेंशन है आपके इस चैप्टर में। यहाँ बात की गई है अरेंज द फॉलोइंग इन साउथ टू नॉर्थ। तो नीचे से लेके ऊपर की तरफ आप जा रहे हैं, देखिए साउथ टू नॉर्थ। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट साइट दी गई, चिरन, मेहरगढ़, बुरजोम। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। कई इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमें चीज़ें मिलती हैं। फॉर एग्जांपल मेहरगढ़ में हमें मिलता है एग्रीकल्चर का सबूत। चिरन में भी कुछ ऐसा ही था, ये पटना के पास का रीजन है। मेहरगढ़ कहाँ है, बलूचिस्तान में है। बरजोम में हमें पिट मिलता है, बरियल वाला पिट, जो कि कश्मीर में है। मेहरगढ़ में हमें डोमेस्टिकेशन भी मिलता है शिप और गोट का।
तो मेहरगढ़, बरजोम और चिरंड। अब हमसे पूछा जा रहा है साउथ टू नॉर्थ, सबसे साउथ में क्या होगा इसमें, इन तीनों में सबसे पहले बिहार का रीजन होगा, तो पटना के आसपास चिरंड का रीजन सबसे पहले आएगा 3। देन उसके बाद मेहरगढ़ बलूचिस्तान यहाँ है और कश्मीर ऊपर है, तो 3, 2 एंड 1 इज द आंसर विच इज़ योर बी। ये आपको कैसे पता लगेगा, अगेन आप मैप पे देखिए। तो जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं पैलियोलिथिक, न्यूलिथिक, मेगालिथिक, इसकी आपको एक जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने इस मैप में देखा तो यहाँ आपको दाऊजली हार्डिंग है। दाऊजली हार्डिंग में जेटाइट नाम का एक स्टोन मिलता है। ये रीजन है दीमा हसाओ, जो असम का इलाका है, वहाँ पर ये साइट है। फिर अगर आप देखें महागढ़ा है, कोल्दी हवा है, ये सारे कौन से साइट्स हैं जो आपको यहाँ पर मेंशन की गई हैं। जो ट्राइंगुलर है वो आपकी पैलियोलिथिक साइट्स हैं, जो आपकी ये रेक्टेंगुलर डार्क है ये आपकी न्यूलिथिक साइट्स है। तो बुरजहोम, मेहरगढ़, चिरंड, ये सारी न्यूलिथिक साइट्स हैं। यहाँ एक और बात समझने वाली होगी कि लेथिक मतलब होता है पत्थर, और जो स्टोन एज होती है उसमें पहले आपको स्टोन मिलेंगे, बड़े बड़े स्टोन्स होंगे, आपको यूज़ करना नहीं आएगा। आप धीरे धीरे उनमें कुछ काम करके उनसे यूज़ करना सीखेंगे, हंटिंग करेंगे, गैदरिंग करेंगे। बाद में आप स्टोन पे और काम करेंगे और ज़्यादा आपके रिफाइंड हो जाएंगे वेपन्स। उस वेपन से आप और ज़्यादा शिकार कर पाएंगे, हंटिंग कर पाएंगे। फिर आप उन स्टोन्स के थ्रू आपको पता लगेगा कि भाई ज़मीन भी खोदी जा सकती है, यहाँ पे क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं, तो आप एग्रीकल्चर पे जाएंगे। और जैसे ही समाज में एग्रीकल्चर की खोज हुई उसके बाद लोग सेटल होने लग गए और एक सेटलमेंट वाला सिस्टम शुरू हो गया। आप फिर यहाँ से जो स्टोन्स के वेपन्स हैं वहाँ से आगे बढ़ के मेटल के वेपन्स पर काम करने लग गए, मेटल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मेटल टूल्स बनाने लग गए। तो सबसे पहले पैलेलिथिक एज थी, ओल्ड स्टोन एज, फिर मेसोलिथिक बीच वाला पीरियड, फिर न्यूलिथिक। तो अगर आप जनरली भी सोचें कि एग्रीकल्चर कब मिला होगा, एग्रीकल्चर बाद में मिला होगा तभी तो। अगर एग्रीकल्चर पहले मिल जाता तो वो पहले ही और चीज़ों में आगे बढ़ जाते। पहले धीरे धीरे वेपन्स बनाए, उसको और काम किया, उसको और ज़्यादा सुधारा, हंटिंग गैदरिंग से आप धीरे धीरे फिशिंग से लेकर और इन चीज़ों में एक्सपर्ट हुए। आपने टायर जो होता है व्हील, इसको बनाया, फिर आप धीरे धीरे आगे गए, आपने एग्रीकल्चर सीखा। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी साइट्स होंगी मेजरली वो न्यूलिथिक साइट्स होंगी, जहाँ आपको आग दिख रही है, जहाँ आपको एग्रीकल्चर दिख रहा है, जहाँ आपको बेसिक सेटलमेंट रहना शुरू हो गया। एग्रीकल्चर जब शुरू होगा तभी कोई रहना स्टार्ट करेगा, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर नहीं है तो कोई एक ही जगह क्यों रहेंगे, तब तो घूमते फिरेंगे, नोमैड की लाइफ जिएंगे। तो जो भी आपको स्टैब्लिश लाइफ मिलती है वो मेजरली न्यूलिथिक साइट्स में ही मिलती है। क्यों मिलती है, आइडिया आपको लग ही गया होगा। यहाँ कुछ ऑप्शन है एंशियंट साइट्स कल्चर के बारे में बात की गई है। बुरजहोम हड़प्पन कल्चर, कुरनूल केव न्यूलिथिक कल्चर, आदमगढ़ एज अ मेसोलिथिक कल्चर। अब देखिए बुरजहोम जो है, ये अभी हमने बात की, बुरजहोम में क्या मिला हमें, बरियल मिला। बुरजहोम कहाँ पर है, कश्मीर में है, और यहाँ आपको फायर भी मिलती है, अंडर कुकिंग का व्यवस्था मिलता है, वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। जो व्यवस्थाएं वहाँ पे उपलब्ध है वो दिखाता है कि बुरजहोम जो है वो एक एंशियंट साइट थी, लेकिन ये न्यूलिथिक साइट थी, ना कि एक हड़प्पन साइट। हड़प्पन इज़ अ मोर डेवलप्ड, बहुत बाद में आया था, स्टोन एज की बात नहीं, वहाँ तो मेटल यूज़ करते थे, वो वेपन्स यूज़ करते थे, एक बाद की एक दौर की बात है। तो बुरजहोम इज़ ऑब्वियसली न्यूलिथिक साइट, न्यूलिथिक कल्चर, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। आदमगढ़, हाँ आदमगढ़ एक इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक कल्चर की साइट है। कुरनूल केव्स की बात हो रही है। अगर आप यहाँ से भी देखें तो केव्स में कब रहते होंगे लोग, जब पैलियोलिथिक एज होगा तब। न्यूलिथिक में तो भाई आप लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया। जैसे हमने देखा बुरजहोम में घर हुआ करते थे, नीचे पिट बनाकर वहाँ पे गाड़ा जाता था, जो दफना दिया था जो लोग मरते थे घरों के, क्योंकि उनको लगता था कि शायद ये पुनर्जन्म में शायद ये लोग विश्वास रखते थे। तो आपको पता है कि भाई केवल डी इज द राइट आंसर विच इज़ 1। हमसे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट ऑप्शन, अगेन यहाँ पर पूछा जा रहा है व्हिच इज द इनकरेक्ट वन। ये गलतियाँ नहीं करनी, हमेशा यहाँ पे डिफाइन करना है करेक्ट है इनकरेक्ट है। अगर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम उसको नहीं दिख रहा तो मैं भी ऑप्शन गलत कर दूंगा। सो की कॉन्सेप्ट कि हमेशा देखिए क्या पूछा जा रहा है, पूछ रहे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हमें पता है कि 2 and 3 आर रॉन्ग, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन और ये सही आंसर होगा। इसी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको दिख रही है न्यूलिथिक साइट्स, मेगालिथिक साइट्स, अर्ली विलेजेस और मॉडर्न सिटीज़। तो जो न्यूलिथिक साइट्स हैं बुरजहोम, मेहरगढ़, चिरांड, कोल्दिहवा, महागढ़ा, फिर आपको मेगालिथिक साइट्स भी दिख रही हैं इसमें कुछ, ब्रह्मगिरी, ठीक है, आदिचनालूर, और जो रीजन है आपका वो आपको दिख रहा है हुंसी, हल्लोरी, इन सब एरियाज़ में आपको कहाँ कहाँ पर न्यूलिथिक और पैलियोलिथिक साइट्स है उसकी जानकारी मिलती है एक मैप से, जो आप देख के गैदर कर सकते हो। तो जब से क्वेश्चन नहीं बने तो आप सीधा बुक्स रटने के बजाय अगर आप मैप पे फोकस करें तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलती है। अच्छा, इस एक मैप से मुझे इतना कुछ पता लग रहा है, कहाँ एग्रीकल्चर के निशान मिले, कहाँ हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के निशान मिले, कहाँ पर हमें क्या पता लगे। जैसे आदमगढ़ की बात हमने करी ना, अभी आदमगढ़ में सबसे पहले एविडेंस मिलता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ है। आपको मेहरगढ़ का पता लगा, आपको बुरजहोम का पता लगा, आपको चिरंड का पता लगा,
कुन्नूल केव का पता लगा। तो वो एक बेसिक टेक्स्ट जो क्लास 6 का है वहीं से आपको जानकारी मिलती है। इनमें से क्या ट्रू है माइक्रोलिथ्स के बारे में? माइक्रोलिथ्स मतलब छोटे वाले पत्थर हुआ करते थे, स्मॉल स्टोन्स। तो इनके जो आकार होते थे ना, पहले तो आप पता है कि अगर आप ओल्ड स्टोन एज की बात करें पुराने समय में, तो आप धीरे धीरे बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करेंगे, उनको तराशना सीखेंगे। बाद में आप उन तराशे हुए चीज़ों को बोन्स के साथ जोड़कर और बेहतर इक्विपमेंट बना पाए, ताकि आप कुछ काट पाएँ, कुछ जैसे आप ज़मीन को खोद पाए, उस तरह की चीज़ें डेवलप करना धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। पहली बार ट्राइबल फेस्टिवल तो बिल्कुल ही नहीं है। माइक्रोलिथ, लिथ मतलब पत्थर होता है, तो माइक्रोलिथ मीडियम साइज का। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये माइक्रोलिथ है, साइड स्क्रैपर, फ्रूटेड कोर, ये सब डेवलप होना शुरू हुआ था सेकंड फेज में। पैलियोलिथिक के बाद जो मेसोलिथिक फेज था, मिडिल स्टोन एज, जहाँ पर टाइनी और स्टोन्स का इस्तेमाल टूल्स का किया जाने लग गया था एज अ सिकल, ताकि आप चीज़ों को काट पाएँ। तो ये चीज़ें हुई थी मेसोलिथिक पीरियड में। लॉजिकली भी आपको पता लगता है पैलियोलिथिक पुराना टाइम है, मेसोलिथिक में और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, न्यूलिथिक में उसको और ज़्यादा वो एडवांस कर देंगे, और बाद में वो मेटल का इस्तेमाल भी शुरू कर देंगे, जो आपको चैल्कोलिथिक पीरियड है वहाँ पर देखने को मिलता है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉक पेंटिंग्स के बारे में इनकरेक्ट है? दीज पेंटिंग्स कैन बी सीन इज भीमबेटका। भीमबेटका अगेन आपको मैप में मेंशन है, चैप्टर में भी बात की गई है। भीमबेटका एक इंपॉर्टेंट साइट है। बाद में आप लाखों दियार के बारे में भी पढ़ेंगे, जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इमेजेस हैव बीन ड्रॉन विद एक्यूरेसी, इमेज ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस कैन बी फाउंड। खास बात यह कि यहाँ के केस में जो पेंटिंग्स हैं वहाँ पर एनिमल और प्लांट्स ज़्यादा ड्रॉ किए गए हैं, जिनको वो देख पाते थे, जिनको उनको दिखता था, उसके बारे में ज़्यादा ड्राइंग की गई है, ना कि गॉड एंड गॉडेसेस के बारे में। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है। इमेजेस हैव बीन ड्रॉन विद एक्यूरेसी, तो देखिए, तो यहाँ जो इमेजेस है ना, जो एनिमल प्लांट्स के, वो जनरली काफ़ी एक्यूरेट है। यही खास बात है जो उनको अचरज से हमें भर देता है कि इतने पुराने केव्स हैं लेकिन इतने ज़्यादा एक्यूरेट कैसे हैं। तो इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। हमें पूछा जा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। भीमबेटका में पेंटिंग्स है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इट्स ओनली डी, इट्स 3 ओनली, विच इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आपको कहाँ मिलता है? ये आपको मिलता है आपके पेज नंबर चैप्टर के, इसमें पेज नंबर 18 में मेंशन है। तो अगर आप इस तरह देख रहे हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, चैप्टर हमें कैसे पढ़ना है, कैसे उसके बारे में जानना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैलेलियोलिथिक साइट्स फ्रॉम साउथ इंडिया? अगेन आप मैप देखिए, वहाँ से आपने अगर एक ड्रॉ किया, अभी आप समझ सकते हैं अच्छा कहाँ कहाँ था। दाऊजिली हादिंगका, ये आपको मैंने बताया था पहले भी, असम के रीजन में था, उधर कॉर्नर में था। तो उस मैप को अगर आप देखें, एक मेंटल मेमोरी बनाए, तो आपको दिख जाएगा कि भाई नहीं, ये तो नहीं था। हाँ, हुंसकी जो था ये हमारा साउथ में था। हुंसकी में एक खास बात है कि हुंसकी में लाइमस्टोन बहुत मिलते थे, हुंसकी लाइमस्टोन के लिए फेमस है। तो करेक्ट आंसर इज सी, 2 ओनली पैलेलिथिक साइट विच इज फ्रॉम साउथ इंडिया इज हुंसकी। खास बात यह है कि अगर आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पैलेलिथिक साइट बोली जा रही है, तो साइट के मामले में ये याद रखिए कि भाई हुंसकी इज अ पैलेलिथिक साइट, लेकिन ब्रह्मगिरी इज नॉट अन पैलेलिथिक साइट, ब्रह्मगिरी इज अ मेगालिथिक साइट। तो ब्रह्मगिरी अगर होता तो वहाँ वो सही नहीं होता। तो ये चीज़ें हमें समझनी है, ठीक है। और हुंसकी कहाँ? कर्नाटका में, कुन्नूल हमें पता ही है कि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश के केव्स थे, हमने पहले आंसर में देखा था। लाइमस्टोन टूल्स आर फाउंडेड एट विच साइट? मैंने अभी मेंशन किया कि लाइमस्टोन वाले साइट्स हमें मिलते हैं हुंसकी में। बाकी 3 जगह क्या मिला? यहाँ जेडाइट मिलता है। बुर्जहोम में क्या मिला हमें? बुर्जहोम में हमें पिट ड्वेलिंग मिलती है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के भी निशान मिलते हैं। पिट ड्वेलिंग, जहाँ पर घर के नीचे ही दफनाया जाता था। मेहरगढ़ में हमें एग्रीकल्चर के निशान मिलते हैं। हमें कुछ गोट और शीप के डोमेस्टिकेशन के भी एग्जाम्पल मिलते हैं। तो ये जो साइट्स हैं उनकी जो ऐसी रेलिवेंट चीज़ें वो आप एक मैप के थ्रू भी याद कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्यों उन्हें याद रखना ज़रूरी है। पिट ड्वेलिंग की बात है, पिट ड्वेलिंग कहाँ मिलती है? मैंने मेंशन कर दिया अभी। पिट ड्वेलिंग हमें मिलती है बुर्जहोम में। बुर्जहोम कहाँ पर है? तो कश्मीर में है। हम नॉर्थ टू साउथ भी सजाया तो वहाँ भी हमें आइडिया मिला था। कुछ इस तरह का पिट हाउस दिखता था कि नीचे पिट्स बने होते थे। बाकी जैसे हमने बोला कि यहाँ पर आप लोगों को गाड़ते भी थे और पिट्स बने होते थे कश्मीर में। फिर बात आती है मेहरगढ़ की। मेहरगढ़ कहाँ पर है? मेहरगढ़ है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ पर मिलेगा भाई? आज के पाकिस्तान में है, बोलन पास के पास का इलाका। तो पहली बात कि आपको कैसा लगता है, एग्रीकल्चर साइट्स हैं तो क्या ये एक पैलेलिथिक साइट होगी? नहीं, एक न्यूलिथिक साइट जरूर होगी। इट डज नॉट फॉल अंडर द प्रेजेंट डे इंडियन टेरिटरी। यस, इट डज नॉट फॉल अनफॉर्चुनेटली। क्या ये बोलन पास के पास है? तो हाँ, बिल्कुल बोलन पास के पास है। और पहली बार यहाँ पर शीप और गोट की रेनिंग भी देखने को मिली गई थी इन दिस रीजन। सो अपार्ट फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट सही है, 1, 3 एंड 4। तो राइट आंसर इज, हमसे पूछा क्या जा रहा है, करेक्ट आंसर गेस करने कहा जा रहा है। तो हमें पता है कि क्या ये बोलन के पास है? हाँ, पास है। तो ये जो स्टेटमेंट है डज नॉट फॉल, ये भी सही है।
हमसे पूछा जा रहा है क्या स्टेटमेंट ट्रू है, तो इट डज नॉट फॉल, येस इट डज नॉट फॉल। सो चारों स्टेटमेंट सही है, तो वी हैव द राइट आंसर 1 2 3 एंड 4 विच इज इन दिस आंसर। मैं रिपीट करता हूँ, क्या मेहरगढ़ एक न्यूलिथिक साइट है? हाँ। क्या बलूचिस्तान का पार्ट है? हाँ। तो इंडिया का पार्ट तो अभी नहीं है। बूलन के पास का इलाका है? हाँ। और यहाँ पर पहली बार हमें देखने को मिलता था शीप एंड गोट की रेडिंग होते हुए। ठीक है, ये आपका मेहरगढ़ का इलाका है बलूचिस्तान के पास। हमने देखा था अब जब मैपिंग कर रहे थे कि बुरज़ोम ऊपर था, चिरन नीचे था और ये बीच में मेहरगढ़ के पास ये इलाका था। एक फर्टाइल प्लेन में है बोलन पास के पास, जो ईरान के बिल्कुल नज़दीक का रूट है। बोलन पास इज़ एन इम्पॉर्टेंट पास विच कनेक्ट्स साउथ एशिया टू ईरान, जहाँ पर आपको वीट, बार्ले, रेयर शेप और गोट्स पहली बार देखने को मिले थे। याद रखिए, सबसे पहले जो इंसानों ने ग्रो करना शुरू किया वो बार्ले शुरू किया था, बार्ले के बाद वीट और वीट के बाद हम राइस पे आए थे। सो पहले बार्ले ही ग्रो किया जाता था इंसानों के द्वारा, फर्स्ट क्रॉप कहा जाता है कि इट वॉज बीइंग कल्टिवेटेड। सो ये अर्लीस्ट विलेजेस के बारे में पता लगता है, ये अगेन आपके पेज में मिलेगा। फिर अब बात आती है दाऊजली हदिंग की। दाऊजली हदिंग कहाँ पर सिचुएटेड है? दाऊजली हदिंग इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ रिवर गंगा। एविडेंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ जेडाइट स्टोन हैज बीन फाइंड इन दिस रीजन। अब याद रखिए दाऊजी हदिंग कहाँ पर था? हमने मैप में देखा था वो असम के पास का रीजन है। असम के पास गंगा बहती है क्या? नहीं बहती है। असम के पास कौन सी रिवर बहती है? ब्रह्मपुत्र। तो ऑब्वियसली ब्रह्मपुत्र वैली में होगा ही, तो ये स्टेटमेंट दो गलत है। जेटाइट हाँ यहाँ पर मिलता है, तो इट्स टू ओनली विच इज़ द करेक्ट आंसर। ये सारी चीज़ें कहाँ से पता लगेंगी? अगर आप बुक को ढंग से पढ़ोगे, ढंग से रिवाइज करोगे तो दाऊजली हदिंग इज़ अ साइट ऑन द हिल्स नियर ब्रह्मपुत्र वैली, जो कि चाइना म्यांमार के पास है, उनको जोड़ता है। तो यहाँ से जेडाइट एक पत्थर था जो कि मे बी चाइना से लाया गया था, उसके बारे में कुछ अवशेष वहाँ पर मिलते हैं। लेकिन ये रिवर आपको दिख रही है दाऊजी हदिंग, यहाँ पर है। न्यूलिथिक साइट्स कौन कौन सी है? प्यायपल्ली, फिर यहाँ पर बात आती है तो कावेरी के नज़दीक कौन सी साइट्स मिलेगी आपको? पयमपल्ली, हलूर मिलेगी, जो दोनों इज़ अ न्यूलिथिक साइट्स। तो यहाँ आपको न्यूलिथिक साइट्स का मेंशन मिलता है। मैं गंगा नर्मदा के बीच में बोलूँ कौन सी साइट्स थी, तो वो कोलदीवा मिलेगी आपको। तो वो न्यूलिथिक साइट्स इस तरह आप इस चैप्टर में इजीली मेंशन करके पढ़ सकते हैं। फिर बात आती है एविडेंस ऑफ ऑस्ट्रिच। ये ऑस्ट्रिच का एविडेंस एक साइट बड़ी इंपॉर्टेंट है, पटने वहाँ मिलता है। तो ये मत सोचिए कि पटना का मिसप्रोनाउंसिएशन है। पटने इज अ साइट विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ऑल्सो बेलन वैली इज इन मिर्जापुर, बोलन पास इज इन बलूचिस्तान। बेलन वैली अलग है, बोलन पास अलग है। बगोर और पिघली हाल तो फेमस है ही है। तो ऑस्ट्रिच हमें मिलते हैं कहाँ? पटने में, जो है महाराष्ट्र में, क्योंकि उनके अंडे के अवशेष मिले थे वहाँ पे ऑस्ट्रिच के। और बगौर जहाँ पर है वो राजस्थान में है। बेलन हमें पता ही है कि मिर्ज़ापुर यानी यूपी के पास है। खास बात जो मैं मेंशन दोबारा कर लूँ, बेलन वैली की बात यहाँ कर रही है। बेलन वैली कौन सी साइट है? पैलेलिथिक साइट है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब एक आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है कि ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट्स। कहाँ पर आपको लग रहा है हाउसेस ज़्यादा होंगे? जो एक न्यूलिथिक साइट होगी जहाँ लोग सेटल हो चुके होंगे। तो इन स्टेटमेंट में से किन में आपको ये एविडेंस मिलते हैं? इन फ्रॉम द साइट ऑफ बर्जहोम। बर्जहोम पीपल यूज्ड टू लिव इन पिट हाउसेस which were dug into the ground with steps leading into them. Archaeologists have also found cooking hearths both inside and outside the huts. अगर आप वो इमेज याद करें जो हमने अभी देखी थी बुर्जहोम के बारे में, तो आपको दिखता है कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सो इट्स बोथ 1 and 2, कुछ ऐसा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया इसका। पैलेलिथिक एज के बारे में दो स्टेटमेंट कंसिडर करिए। पैलेलिथिक एज की बात आते ही सोचिए सबसे पहले टाइम की बात हो रही है। रियरिंग एंड हर्टिंग वाज नोन टू द पीपल इन पैलेलिथिक एज, ऑब्वियसली करते ही होंगे। फिशिंग वाज नॉट नोन। क्या आपको लगता है कि जब इंसान के पास कुछ था नहीं और वो शिकार ही करता था, तो जो सबसे ईजी शिकार होता है, नदियों के किनारे पैलेलिथिक साइट्स हमें कुछ कुछ मिलती हैं, वहाँ नदियों में मछलियाँ दिखती होंगी, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो खाते होंगे उनको देख के कि भाई ये तो काफ़ी ईजी चीज़ है? तो ये ऑप्शन गलत है। पहला इज करेक्ट ओनली बिकॉज दे वर अवेयर ऑफ फिशिंग। दे हंटेड एनिमल्स, और हंटिंग में आप फिशिंग भी करते हैं। फिशिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ह्यूमन इवोल्यूशन में काम आई और मेजर फूड सोर्स रहा है हमेशा से ही इंसानों का। अब बात करते हैं एक स्टेटमेंट का। इन मेहरगढ़ डेड बॉडीज वर बरीड अलॉन्ग विद सम एनिमल्स एंड एसेट्स। द पीपल ऑफ मेहरगढ़ बिलीव दैट सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, कि मेहरगढ़ में डेड बॉडीज को दफन किया जाता था जानवरों के साथ और उनके जो भी जेवरात या जो उनके एसेट्स होते थे उनके साथ, क्योंकि उनको लगता था दोबारा ये जाग उठेंगे या फिर दोबारा एक इसके बाद भी लाइफ होती जहाँ इनके साथ जाएगा। कुछ ऐसा ही इजिप्ट में जो मम्मीज हुआ करती थी उनके केस में देखा जाता है। तो हाँ, बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है ये। और ये जो इसका असर्शन है कि ये स्टेटमेंट है और रीज़न ये हो सकता है इसका, तो हाँ ऐसा माना जाता है कि वो जो बरियल वो मिले हैं हमें, वो शायद इसलिए है कि उनको लगता होगा कि ये मृत्यु के बाद भी एक जीवन है, इसमें विश्वास रखते होंगे। तो इसलिए ए इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ बोथ। ठीक है,
आगे बढ़े. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूलिथिक एज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? Paleolithic tools and construction was completely closed. एक्सट्रीम स्टेटमेंट. जब भी आप कोई क्वेश्चन देखें तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट देखते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि भाई एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो क्या ये गलत या उल्टा पुल्टा होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं. कंप्लीटली या फिर नॉट करेक्ट सीधे जैसे क्वेश्चन. अब यहाँ बात हो रही है न्यूलिथिक एज में, क्या इसमें से गलत है, क्या इसमें से इज नॉट करेक्ट. इन दिस पीरियड Paleolithic tools and construction was completely closed. Again, extreme statement. This age includes tools that were polished to give fine cutting edge. In this era, mortars and pestles were used for grinding of grain and other plant produce. In this era, embellishment was done on pottery. इनमें से क्या आपको लगता है कि क्या गलत होगा? तो अगर आप गौर से देखें तो ये स्टोन एज के टूल्स उस टाइम में हुआ करते थे. अगर आप यहाँ ऑप्शन अब देखें, क्या कंप्लीटली आपको लगता है कि चीज़ें बंद हुई होंगी? नहीं, क्योंकि वही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. मोर्टार वगैरह जो थे ये तो बनने लग गए थे. हमने देखा ये टूल्स जो डेवलप किए हैं बोन से, इनका इस्तेमाल वो करते थे, लेकिन कंप्लीटली बंद नहीं किया गया था. वही स्टोन्स को और ज़्यादा पॉलिश करके और ज़्यादा डेवलप करके आगे बढ़ाया गया था. ऐसा नहीं कि पैलेलिथिक एज में जो होता था बिल्कुल ही बंद कर दिया गया. तो ये एक डिफरेंस है, राइट. और लोगों ने कुकिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि न्यूलिथिक एज है और ज़्यादा लोग डेवलप हो गए हैं, थोड़ी उनको एग्रीकल्चर चीज़ें करनी आ गई हैं, खाना पकाना आ चुका है, तो वो उसका इस्तेमाल करते थे. उसके लिए टूल्स उन्होंने डेवलप किए थे. मतलब ये नहीं कि जो पैलेलिथिक टूल्स हैं उनको बिल्कुल ही वो साइड लाइन कर देंगे. इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स? पायमपल्ली, हलूर, महागड़ा, गुफराल, पुरजहूम. अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये कि सारी जो साइट्स हैं न्यूलिथिक साइट्स हैं, ये हमें पता है. नहीं पता तो यहाँ मैप लगाया हुआ है, यहाँ देख लीजिए कहाँ पर कौन सी साइट्स हैं. अब हलूर यहाँ कावेरी के पास आता है, ठीक है, और मेहरगढ़ आपको पता है कहाँ है, बुरजहूम आपको पता है आप कहाँ है. तो ये सारे ऑप्शंस जो है ना, डी, ऑल आर न्यूलिथिक साइट्स एंड ऑल आर पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे ऑल हैड जो एग्रीकल्चर के अवशेष है वो यहाँ देखने को मिलता है. जो भी आपके मैप्स हैं ना क्वेश्चन में, उनको एक बार आप गौर से देखिए. ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको कई चीज़ें इजीली स्वतः याद हो जाएंगी. अ स्पेशल टैंक वाज बिल्ट इन मोहनजोदाड़ो विच वाज कॉल्ड ग्रेट बाथ बाय द आर्कियोलॉजिस्ट. काफ़ी प्रचलित है ये. विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द टर्म्स ऑफ फीचर्स ऑफ दिस टैंक? क्या करेक्ट नहीं है, फंसना नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है. दिस वॉज लाइन्ड बाय ब्रिक्स एंड कोटेड विद प्लास्टर. To prevent leakage of water in it, it was made watertight with layer of plaster. There were steps leading down to it from two sides, which were have rooms on all sides. In order to fill the water, small canals were made from river Sindhu. अगर आपने वाटर टैंक के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हाँ सीढ़ियाँ बनी पड़ी थी, बहुत अच्छी से उसको बनाया गया था. और इन दिस केस ये जो आपको स्टेटमेंट्स मिलती है कि क्या सीढ़ियाँ थी, क्या बड़े कमरे थे, वो सब वहाँ पर मिलता है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि सिंध की पानी जो थी वहाँ पे लाने का उस पर कॉन्सेप्ट नहीं था. और लोग इसमें डीप लिया करते थे स्पेशल ओकेजन के केस में. लेकिन डी जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि पानी यहाँ पर ये देख रहे हैं ये ऐसा दिखता था, तो यहाँ पर सिंधु का पानी कहाँ आ रहा है? तो कुआं खोद के कुछ इस तरह से यूज़ किया जाता था, ठीक है, और बाद में इसको भर दिया जाता था, ना कि रिवर के थ्रू कनाल बना के लाया गया था. तो ये एक डिफरेंट पॉइंट था, इसलिए वो ऑप्शन गलत होगा. बाकी तीनों सही स्टेटमेंट होंगे. इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिटीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर अल्टर्स. Some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborate storehouses. हड़प्पन कल्चर की खास बात ये थी कि स्टोर हाउसेस बहुत शानदार हुआ करते थे. उनकी सैनिटेशन, उनकी सिटी प्लानिंग बहुत अच्छी थी. कुछ शहरों में फायर अल्टर्स मिलते थे, उनमें फेमस कालीबंगन और लोथल थे. तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है, विच इज सी. आप इसमें भी एक मैप देखें, कौन सी मेजर सिटीज़ थी, बनावली, सरायकोला, और आपको जो रूपर, चनुदारो, धोलावीरा, ये सब देख, सुटका गंडोर, ये सब देखने को मिलता है. तो अगर आपसे पूछे कि भाई क्या स्प्रेड था इस रीजन का, कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ, तो आप ऐसे कंपेयर करेंगे. इट वॉज स्प्रेड फ्रॉम सुटका गंडोर टू आलमगीरपुर इन यूपी. अगर आपको बोला जाए कि मेजर साइट कौन कौन सी हैं, हड़प्पा आपको पता है कहाँ है, मोहनजोदड़ो आपको पता है कहाँ है, ठीक है. तो ये जो मेजर सिटीज़ हैं इसको आपको देखना है, और ये याद रखना है कि मेजर सिटीज़ आपको हमेशा याद रहे. जैसे कालीबंगन, रूपर कहाँ क्या मिला, धोलावीरा में क्या मिला, अहर में क्या मिला, कोट बीजी कहाँ पर है, मेहरगढ़ कहाँ पर है. ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी बहुत ही आवश्यक है इस पीरियड ऑफ टाइम के बारे में. अगर आप देखें तो बात हो रही है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हड़प्पन अर्बन लाइफ. रूलर्स प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी. स्क्राइब्स एंड क्राफ्ट्समैन ऑल्सो लिव्ड इन द सिटीज. ट्रेड वॉज डन बाय रूलर्स एंड पीपल लिविंग इन द सिटी.
अगर आप हड़प्पन कल्चर के बारे में पढ़ें तो सिटी का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप था और मेजर जो थे वो ट्रेडर्स शहरों में रहा करते थे। सो इसका मतलब ये तो सही हो जाएगा। और स्टेटमेंट और रूलर्स भी शहर में रहते थे, ट्रेड भी उनके द्वारा किया जाता था। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं जो आपको हड़प्पा की पीरियड में देखने को मिलती हैं। अगला स्टेटमेंट अगर आप देखें, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्राफ्ट्स फाउंड इन हड़प्पन सिटीज, गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। यस दे वर। काफ़ी लोग वहाँ के उस टाइम में ऑर्नामेंट्स और जेवरात पहनना प्रेफर किया करते थे। ये कई जगह मैंशन है तो हमें पता है कि यहाँ स्टेटमेंट तो होगा। ओनली कॉपर एंड ब्रोंज वर यूज टू मेक टूल्स एंड वेपन्स। अगेन एक्सट्रीम स्टेटमेंट ओनली। तो क्या कॉपर और ब्रोंज ही सिर्फ यूज होता होगा आपको लगता है? नहीं, और भी चीज़ें यूज होती थी। आयरन एंड कॉपर वर यूज टू मेक सील्स। ये भी गलत स्टेटमेंट है क्योंकि इनको आयरन के बारे में नहीं पता था। जो बाद में जब आर्यन इन्वेडर्स आए, जिसकी एक थ्योरी है उसके हिसाब से उनके पास आयरन की नॉलेज थी, इसलिए दे वर एबल टू मेक बेटर वेपन्स और वो शायद उनको हरा पाए। एक थ्योरी ऐसा कहती है। तो इसलिए हमें पता है कि दो स्टेटमेंट गलत है। इट्स ओनली A1 विच इज़ द राइट वन, कि वो गोल्ड एंड सिल्वर का इस्तेमाल ज़रूर करते थे क्योंकि वो रेगुलरली यूज़ करते थे, उनके ऊपर कार्विंग भी किया करते थे। बाकी आयरन उनको पता नहीं थी जैसे हमने बताया, और क्योंकि ब्रॉन्ज कॉपर के अलावा ये और भी चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे, स्टोन्स का भी इस्तेमाल करते थे। अगला क्वेश्चन अब देखिए, कुछ साइट्स दी हुई हैं और लिस्ट दी हुई है, कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर था। हड़प्पा रावी के किनारे, मोहनजोदाड़ो सिंधु के किनारे, कालीबंगन घग्गर के किनारे, लोथल भोवा के किनारे। अगर आप देखें इनको, सारी स्टेटमेंट सही है। इट्स ए विच इज़ बेसिक आंसर। जो आप देख सकते हैं यहाँ रिवर्स के थ्रू कहाँ पर कौन से मेजर इलाके थे, कौन सी रिवर्स कहाँ बहा करती हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। लोथल वॉज ट्रिब्यूटरी साबरमती भोगवा के बीच में, घाघर के किनारे आपके कालीबंगन था, हड़प्पा सबको पता है रावी के किनारे, मोहनजोदाड़ो सिंध यानी इंडस के किनारे मिलती थी। तो ये बेसिक क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं अभी तक के, और एक मेजर अंडरस्टैंडिंग आई होप आपने डेवलप कर ली होगी कैसे चीज़ों को समझना है, कैसे जानना है। इस तरह हम कोशिश करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन MCQ के सॉल्व किए जाए। अगर आपको स्टेटमेंट ये टॉपिक अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करिए ताकि बताएं हमें इसको किन तरह कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। थैंक यू वेरी मच। कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS। अगला सवाल महाजनपद की बात करता है। तो एंशियंट इंडिया में जो महाजनपद हुआ करते थे, इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई जिनको हमें क्रोनोलॉजिकल यानी क्रमानुसार लगाना है। Rajas of powerful kingdom tried to conquer the Sanghas. Fortification wall of Koshambi was built. Famous Buddhist book दीघ निकाय was written. और खेतों में आयरन प्लॉगशेयर मतलब लोहे के हलों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। अगर आप इन सभी स्टेटमेंट्स को देखें तो आप एक नॉर्मल लॉजिक लगाएंगे तो पहले जनपद हुआ करते थे, उनमें कुछ जनपद आगे बढ़े और काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल भूमि और इन सब के प्रोड्यूस का फ़ायदा उठा के वो आगे बढ़ते चले गए। और जो उनका एक्सपेंशन था, जो उनकी बढ़ोतरी देखी गई, इसकी वजह से हम देखते हैं कि वो और ज़्यादा स्ट्रांग होते चले गए और फर्टाइल प्लेन का फ़ायदा उठाया। क्यों ही उठाया होगा भाई उन्होंने? क्योंकि उनके पास खेती में उनकी यूटिलिटी बढ़ गई होगी, जिसके लिए उन्होंने, क्योंकि खेतों में जो हल हैं वो आयरन की यूज़ किए गए होंगे। एक बात हमें दिख रही है। लेकिन इन सब से पहले इनके बीच में विवाद शुरू हुआ तो कौशाम्बी ने सबसे पहले अपना एक आसपास वॉल बनाई। कौशाम्बी असल में कहाँ है भाई? आज के आप इलाहाबाद या प्रयागराज जिसे आप कहते हैं उसको मान लीजिए, वो कौशाम्बी था। इसी के आसपास इसके बाद पहले हमें देखते हैं आयरन प्लॉगशेयर होना शुरू हुआ। और उसी के पीरियड में एक फेमस किताब जो कि दीघ निकाय थी लिखी गई थी। दीघ निकाय में क्या है? दीघ निकाय इज अ बुद्धिस्ट बुक जिसमें क्या लिखा गया है? गौतम बुद्ध की कुछ महत्वपूर्ण जो स्पीचेस हैं वो दीघ निकाय में मैंशनड है। और अंतोगत्वा क्या हुआ? राजा जो थे पावरफुल किंगडम के, उन्होंने संघ को कैप्चर करना शुरू कर दिया। ये इस तरह से हुआ था। और ये अगर हम क्रोनोलॉजी समझें तो हमारा होता है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2 4 3 and 1, जिस ऑर्डर में चीज़ें घटित हुई थी इस समय में। राइट। अगेन मैं मेंशन करूंगा, महाजनपद जब भी देख रहे हैं एक मेंटल फिगर बनाइए, कहाँ पर क्या है, उसको कैसे याद कर सकते हैं। कहाँ कंबोज है, कहाँ गंधार है, कहाँ अवंती है, कहाँ असाका है। सबसे नीचे कौन सा है तो असाका है, सबसे ऊपर कौन सा है तो कंबोज है। गंधार आपको नॉर्मली याद रहना चाहिए। गंधार को आप अफगानिस्तान के कंधार के साथ रिमेंबर कर सकते हैं। अभी वही जगह है जहाँ पर इंडिया का फ्लाइट हाईजैक करके ले जाया गया था। अगर आप ईस्ट मोस्ट साइड में जाएँ तो अंग को देख सकते हैं आप। तो इस तरह आप चीज़ों को मेंटली कोशिश करिए एक इमेज बना के याद करने की, ताकि आपको चीज़ें याद रह जाएं। अगला क्वेश्चन 3 थिंकर्स और उनके योगदानों के बारे में है, जो गार्गी, सत्यकाम जबाल और पाणिनि। तीनों काफ़ी फेमस है। पाणिनि जो एक फेमस ग्रामरियन है संस्कृत के, और काफ़ी थ्योरीज उन्होंने दी हैं, तो हमें पता है कि तरीका ए ही होना है। तो ये 2 ऑप्शन अपने पास आ रहे हैं। गार्गी एक वुमेन थिंकर थी जिन्होंने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि वो भी डिबेट्स में हिस्सा लेती थी, बड़े बड़ों को उन्होंने उसमें पटखनी दी। तो गार्गी पार्टिसिपेटेड इन रॉयल डिबेट्स। अर्लियर वुमेन को उतना इजीली रॉयल डिबेट में हिस्सा नहीं लिया जाता था। तो 1 is B and 3 is A।
और 2 इज योर सी, थिंकर फ्रॉम पुअर फैमिली। जबाला असल में एक जो स्लेव वुमेन थी, उनके बेटे थे, इनकी माँ का नाम था जबाला जो एक स्लेव थी, और उनके पुत्र ने काफ़ी ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करी और एक मेजर थिंकर बन के उभरे थे एंशिएंट इंडिया के। ये वो 3 पर्सनैलिटीज़ थी जो आपको पता होनी चाहिए। इनके बारे में अगेन एनसीईआरटी में ही जिक्र है। तो अगर आपको जबाला का नाम आता है कहीं, सत्यकाम जबाला, तो आप वहाँ पे फंसने नहीं चाहिए कि भाई पाणिनि क्या है और किन्होंने फॉर्मूले बनाया, गार्गी क्या है, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन आश्रम सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। वर्णाश्रम आश्रम 2 तरह की चीज़ें थी। तो इनमें all men are expected to lead simple lives and study the Vedas during early years of their life, called as brahmacharya. Stage of life to live in the forest and meditate is called as sannyas. अब देखिए, एक्सट्रीम स्टेटमेंट जब भी ये सीधा पकड़िए, एक्सट्रीम स्टेटमेंट ऑल मैन, सभी पुरुष, सभी पुरुषों में हर एक जाति वर्ग के लोग आ गए, वर्ण सिस्टम हुआ करता था, सभी जाति के लोग एक ही काम कैसे करेंगे, उस हिसाब से तो स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, जब आप जंगल में जाते थे और वहां मेडिटेट करते थे, इसे कहते थे वानप्रस्थ, वन की ओर प्रस्थान करना, संन्यास लेना नहीं। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाती है, नाइदर 1 and 2 विच इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट आंसर, तो होगा सी, बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट, बोथ नाइदर 1 और 2 इज करेक्ट। हमसे पूछा गया इनकरेक्ट, तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। जैसे हमें पता है कि केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य व्यक्तियों को माना जाता था कि ये इसको फॉलो करेंगे, और जो आप सब कुछ जब त्याग देते थे तब आप सन्यासन कहलाते थे। जब आप जंगल में जाके मेडिटेट करते थे तब आप वानप्रस्थ यानी वनप्रस्थ, वन की ओर प्रस्थान करते थे। उपनिषद के बारे में कहा जाता है, इसमें जो उपनिषद है हमसे पूछा जा रहा है कि आत्मन का क्या मतलब होता है। 3 दिए हैं, परमानेंट इन यूनिवर्स, इंडिविजुअल सोल एंड यूनिवर्सल सोल। देखिए, इसको समझने के लिए आपने पढ़ा भी होगा, वहां मेंशन है शब्द ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब होता है यूनिवर्सल सोल, ब्रह्म जिसे हम कहते हैं। तो ब्रह्म मतलब यूनिवर्सल सोल होता है। तो ब्रह्म अगर हमें पता है तो हम सीधा ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट मार देंगे। तो जैसे ही ऑप्शन सी गया तो ये गया, ये गया, 1 and 2 and 1 ओनली। और दोनों जो आत्मन होता है उसका मतलब होता है एक परमानेंस, जिस चीज जो परमानेंट है। शरीर मर जाता है, आत्मा नश्वर है, हमेशा एग्जिस्ट करती है, और एज अ इंडिविजुअल सोल भी एग्जिस्ट करती है। तो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, सो इट्स बी विच इज योर करेक्ट आंसर। ये बातें बुद्ध के समय में हम देखे गए थे, विवाद रहा था काफ़ी इसके ऊपर, आत्म ब्रह्म के ऊपर क्या होता है, कैसे मूवमेंट होती है, तो ये उसके ऊपर बेस था। आपको इस तरह से आप उसको एज्यूम कर सकते हैं या इस तरह इसको समझ सकते हैं। अगला प्रश्न एसोसिएटेड है विद लाइफ ऑफ बुद्ध। हमें पता है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी। उन्होंने बोधिसत्व कहाँ प्राप्त किया, बोध गया। उनकी मृत्यु कहाँ हुई, सारनाथ। पहला जो उन्होंने स्पीच दी, फिर उन्होंने उनकी मृत्यु कहाँ हुई, कहाँ उन्होंने महापरिनिर्वाण किया, ये सभी नाम हमें पता है। इनमें अगर आप देखें तो एक नाम ऐसा है जहाँ उनका कोई लेना देना नहीं है, वो है वल्लभी। तो वल्लभी इज ए ऑड वन आउट, वल्लभी ऑड वन आउट है। हमसे पूछा गया है कौन सी प्लेस एसोसिएटेड है, तो थर्ड वन इज नॉट एसोसिएटेड, सो वी कैन क्लियरली से दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन। 1, 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर जो हमें यहाँ देखने को मिलता है। कैसे ये अलग अलग बुद्धिस्ट लाइफ से रिलेटेड है, तो किस शाक्य से थे वो, तो शाक्य क्लान से थे। किस क्लान से थे, बौद्ध गया में उनको बोधिसत्व की प्राप्ति हुई थी, और सारनाथ में उन्होंने अपना पहला जो अपना एक भाषण था वो दिया था, और कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्ति की थी। तो उनकी पहली मोनेस्ट्री कहाँ बनाई गई थी, एक एडिशनल चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, तवांग में। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अबाउट लाइफ ऑफ बुद्धा, जिसपे सिंपल क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जब आप बुद्धा के बारे में पढ़ रहे हैं, ये क्लैरिटी रखिए कि कौन सी जगह किस चीज़ से उनके रिलेटेड रही है ऐतिहासिक रूप से। आगे हम बढ़ें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू किंगडम्स एंड एम्पायर्स। A kingdom needs more resources than an empire and needs to be protected by big armies because of their larger size, and an empire was only ruled by an emperor where he controls all over the part directly. यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूज करने की कोशिश की गई। आपसे पूछा गया अंपायर और किंगडम का फर्क। देखिए, पहले ये पता करिए इन दोनों में छोटा कौन होता है। एम्पायर एक बड़ी चीज है जिसके अंदर कई किंगडम्स होते हैं। अंपायर के अंदर एक, जैसे अशोकन अंपायर थी, मौर्यन अंपायर थी, या जो आप कहते हैं मौर्य अंपायर, चंद्रगुप्त मौर्य की जो अंपायर थी, या फिर जो मुगल अंपायर आप देखते हैं, इसमें अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स होते हैं। वो किंगडम्स वैसे स्वायत्त होते हैं, लेकिन कुछ को डायरेक्टली जो अंपायर का रूलर है वो रूल करेगा, कुछ पे कोई राजा रहेगा तो उसको रहने देगा, जो उसको बाद में बस टैक्स देता रहे। तो अंपायर किंगडम्स होते हैं, और अंपायर बहुत बड़ी होती है, दे नीड स्टैंडिंग आर्मीज।
टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, राइट। और अंपायर का एम्परर होता है जो कि कुछ पार्ट को डायरेक्टली रूल करता है और बाकी थ्रू किंगडम्स उसको टैक्स देते हैं, वो वैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है और हमसे पूछा गया था करेक्ट स्टेटमेंट, तो नीदर 1 and 2 बिकॉज उल्टा होगा इसका। एन एम्पायर इज अ लार्जर वन रूल्ड बाय एन एम्परर, बस उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स होते हैं जो उसको टैक्स देते हैं या उसको जो जो उनकी बात मानते हैं थोड़ी स्वायत्ता के साथ, और किंगडम का साइज छोटा होता है। फिर बात आती है जनपद्स की, टैक्स सिस्टम इन जनपद्स। जनपद का टैक्स सिस्टम खास बात यह था क्योंकि जनपद में काफ़ी संघ हुआ करते थे और लोगों के साथ काफ़ी एक डेमोक्रेटिक सेटअप था, तो इसलिए टैक्सेशन कम था। बाद में आप देखेंगे जब आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो टैक्सेशन 1/2 तक चला जाता था। इस समय में टैक्सेशन 1/6 हुआ करता था, विच इज कॉल्ड एज भाग। आपको अपना भाग देना होता था ताकि सभी का कल्याण हो सके। और इसी समय में जो अलग अलग कार्य अलग अलग लोग करते थे उनको अपने हिसाब से वो कंट्रीब्यूट करते थे। जैसे क्राफ्टमैन हुआ करते थे, वो अपने लेबर के थ्रू काम किया करते थे, उनको टैक्स पे करना तो वो एक दिन जाके काम करेंगे। कोई बुनकर है तो वो राजा के उसके जाकर एक दिन काम करेगा, उससे उसका हर महीने में या हर हफ्ते में, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन या फिर डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रोफेशन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ पर वो टैक्स पे किया करते थे। और टैक्सेस पर ऑल्सो टू बी पेड ऑन गुड्स दैट वर बॉट एंड सोल्ड, ऑब्वियसली ये भी हुआ करता था। तो तीनों ही ऑल द अबव इज द करेक्ट स्टेटमेंट, जनपद में ये फॉलो होता था। जो मेजर जनपद थे वो कौन कौन थे, यहाँ आपको फिर अगेन दिख रहा है, असाक, चैत्या, मत्स्य, ब्रिज, कहाँ कहाँ कौन से, मैं पहले भी नक्शे में देखा, तो आप इसको याद करने की कोशिश करिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये, ताकि आप जनपद्स के बारे में क्लैरिटी ले पाएँ, ताकि आप उसको और बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया 1/6 जो होता था वो हम देते थे एज अ भाग, जिसे कहते हैं हमारा हिस्सा, और सभी को टैक्स देना पड़ता था। हर्डर्स जो थे वो या तो अपने एनिमल का जो प्रोड्यूस हुआ करता था, जो उनको जानवरों से प्राप्त हुआ, वो उसके रूप में टैक्स में देते थे। और जो अगर कोई शिकारी है तो शिकार का कुछ हिस्सा देंगे, और अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में भी आप पर टैक्स कुछ चीज़ों पर लगाया जाता था जो आप खरीदते बेचते थे। अगला प्रश्न बात कर रहा है अशोकन अंपायर के बारे में। ये अंपायर है जिसके अंदर अलग अलग फिर किंगडम्स होंगे, कुछ डायरेक्टली रूल करेंगे, कुछ इनडायरेक्टली रूल करेंगे, जिसकी बात अभी तक हमने करी। अशोकन अंपायर में अशोक रूल वॉज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर बिंदुसार. Bindusara was first ruler who tried to take message to people through his inscription, whose practice was followed by Ashok as well. Ashok's Dhamma was inspired by teachings of Buddha. आप देखिए, अगर आपने मौर्यन एम्पायर पढ़ी है तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे, फिर बिंदुसार थे और फिर अशोक थे। तो इनके ग्रैंडफादर वाज चंद्रगुप्त मौर्य, ना कि बिंदुसार। तो ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गई। बिंदुसार नहीं बल्कि अशोक ही ऐसे पहले रूलर थे जिन्होंने इंस्क्रिप्शंस के थ्रू लोगों को संदेश देने की कोशिश की थी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अशोक धम वॉज रियली इंस्पायर्ड बाय टीचिंग ऑफ बुद्ध, हाँ ऐसा था। सो 3 इज द ओनली वन विच इज करेक्ट। हमसे पूछा जा रहा है करेक्ट, हमसे इनकरेक्ट नहीं पूछा जा रहा। तो सी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज दे आर आस्किंग दिस, सो इट इज द आंसर। तो थोड़ी सी जो अब क्रोनोलॉजी है कि किस किस रूल में कौन हुआ करता था वो पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बाद बिंदुसार, फिर अशोक आए थे। और एक मेजर अंपायर इंडियन हिस्ट्री की जो रही थी वो थी मौर्य अंपायर, उसी के पार्ट थे अशोक भी। और अशोक ने इंस्क्रिप्शन शुरू किए थे, वो अपने जो राज्य के अंदर जो धर्म मंत्री हुआ करते थे उनके थ्रू धर्म फैलाने का प्रयास करते थे ताकि लोग सही तरीके से जीवन जिएं, सही चीज़ों को फॉलो करें, माँ बाप की सेवा करें, जानवरों को ना काटें, इन सभी चीज़ को फॉलो किया था। और बाकी देशों में मैसेंजर्स भेजते थे और इंस्क्रिप्शंस हुआ करते थे ताकि पता लग सके संदेश राजा का क्या है जनता के प्रति। इस चीज़ों के बारे में अशोक ने फॉलोअप किया था, ये भी आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। तो यही जो है अशोक की टीचिंग, इस पर अगला क्वेश्चन है। Ashok's Dham did not involve worship of a god, performance of a sacrifice, rather it involved problems in day-to-day life. Ashoka appointed officials such as धम्म महामत, जो कि धम्म अलग अलग राज्यों तक जैसे सीरिया, इजिप्ट और ग्रीस तक फैलाने ले गए थे। ये क्वेश्चन सिंपल लग रहा है पर थोड़ा सा इनमें लोगों ने एक ट्विस्ट डाल दिया। अगर आप पहला स्टेटमेंट देखें तो अशोक का धम्म सही में बिल्कुल वो बात करता था कैसे अपने जीवन यापन को सही तरीके से आप जी पाएं, ज़्यादा गॉड और जो सेक्रीफाइसेस थे उसकी ऊपर बातें नहीं की थी, ज़्यादा बातें की थी कैसे अपना जीवन यापन होना चाहिए, क्या तरीका है, कैसे कंडक्ट होना चाहिए। और ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, धम्म महामता की बात होती है। धम्म महामता लोकली अपने ही इलाके में फैलाते थे क्या, मैसेज ऑफ धम्म, जो कि धम्म चक्र की शुरुआत अशोक ने की थी उसके बारे में। फिर ये जो बाकी के राज्य थे, यहाँ पे जो बाकी देश थे यहाँ तो जाते थे लेकिन उन्हें कहते थे मैसेंजर, ना कि धम्म महामता। तो इसमें ये स्टेटमेंट गलत है और हमसे पूछा क्या जा रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो इट्स 2 ओनली विच इज द इनकरेक्ट वन, 1 इज द करेक्ट वन।
सो ये इस तरह से आपको इसको आंसर करना है कि स्लेव को आप इल ट्रीट नहीं करेंगे, सर्वेंट्स को ढंग से रखेंगे, ये सारी चीज़ें जो बेसिक हैं उसके ऊपर भी इन्होंने काफ़ी कुछ अपने पिलर्स में, रॉक में, इंस्क्रिप्शंस में कहा था, और यही मेन फोकस इनके धम्म का था, ना कि भगवान के ऊपर। बुल कैपिटल ऑफ मगध अंपायर काफ़ी प्रचलित है। मगध अंपायर का बुल कैपिटल किसे कहते हैं हम? राम पर्व जो है फेमस है इसके नाम से, और ये सिंपल एक आंसर है, यूपीएससी में पूछा भी जा चुका है, जहाँ पर ये बुल काफ़ी फेमस है। मॉडर्न पिलर जो राष्ट्रपति भवन में भी अभी सिचुएटेड है। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। आइडेंटिफाई द कोस्टल टाउन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मौर्यन अंपायर। मौर्यन अंपायर के टाइम में कोस्टल टाउन अगर आपको देखना है, समझना है, याद रखना है, मैप्स पे फोकस अगेन करना पड़ेगा। यहाँ कुछ नाम है, जोगाड़ा, ब्रह्मपुरी, सोपारा और येरागुडी। इनमें कुछ जो है जो साउथ इंडिया में है वो मेजरली कोस्टल टाउन नहीं थे। जोगाड़ा वॉज इन उड़ीसा, इंपॉर्टेंट कोस्टल टाउन था, और सोपारा जो महाराष्ट्र में था, ये सबसे बड़ा कोस्ट था वेस्टर्न कोस्ट पे, और इसलिए ये दो ऑप्शंस आपके सही होंगे, विच इज़ 1 और 3। इसको याद करने का तरीका ये है, ये आपको तभी याद होगा जब आप मैप को थोड़ा फोकस करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको सोपारा है, ये आपका जोगाड़ा का इलाका है। कभी कभी क्वेश्चंस मैप से आते हैं तो आपको जैसे लौरिया नंदनगढ़ है, लुम्बिनी है, रामपर्व है, लौरिया अराराज है, कौशाम्बी है, दिल्ली टोपारा, मेरठ, कलसी, ये सब आपको ऊपर वाले याद रहेंगे। साउथ वाले जो आप अगर साउथ से नहीं है तो आपको बड़ी दिक्कत है। गिरनार चलो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, नेम सेम टू सेम है। धौली पे क्वेश्चन आ चुका है, पर धौली कहाँ पर था, मेजर रॉक एडिक्ट वो, फिर जोगाड़ा कहाँ पर है, येरागुड़ी कहाँ पर है, तो ये सारी चीज़ें मैप्स के थ्रू आपको याद होंगी। जोगाड़ा से बताया अर्बन सेंटर था कहाँ, उड़ीसा के पास, ऋषिकेलिया रिवर के पास में था। फिर ब्रह्मपुरी कोल्हापुर के पास बनता है। इसके बाद सोपारा, जैसे मैंने बताया कि ये आपको वेस्टर्न महाराष्ट्र का इंपॉर्टेंट पोर्ट है, जहाँ से बहुत सारी ट्रेडिंग होती थी मेसोपोटामिया, इजिप्ट, कोचीन अरबिया और ईस्टर्न अफ्रीका में। येरागुड़ी में कई मेजर रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं, माइनर रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं। येरागुड़ी कहाँ पर है? तो ये आज के आंध्र प्रदेश में जो कुरनूल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर है। तो येरागुड़ी इज इन कुरनूल, सोपारा इज इन वेस्टर्न महाराष्ट्र। और ये सारी चीज़ें अगर आप मैप्स पे देखेंगे तो बेहतर तरीके से याद रख पाएंगे। आगे देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोस्ट ऑफ द अशोकाज इंस्क्रिप्शंस वर इन पाली लैंग्वेज, they were written in Brahmi script. Ashoka is the only king in history of the world who gave up conquest after winning a war. इन्होंने जंग जीतने के बाद कॉन्क्वेस्ट त्याग दिया था, इससे पहले राजा ही हुआ करते थे। देखिए थोड़ी सी ट्रिक है यहाँ पर, इंस्क्रिप्शन पाली में नहीं हुआ करते थे, इंस्क्रिप्शन हुआ करते थे प्राकृत में। तो आपको ये ज़रा ध्यान रखना है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में कौन प्राकृत फॉलो करता था, कौन पाली फॉलो करता था, क्योंकि ये दोनों ही लैंग्वेजेस आम जनता की भाषा मानी जाती थी। तो ये प्राकृत फॉलो करते थे। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, दूसरा सही है, तो विच 2 इज एलिमिनेटेड, 2 इज गॉन। सो 1 इज द करेक्ट आंसर बिकॉज 1 इज इनकरेक्ट, क्योंकि अशोक पहले रूलर थे तो पहला स्टेटमेंट जो था सही है, लेकिन इंस्क्रिप्शन प्राकृत में हुआ करते थे और प्राकृत भाषा में ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। ठीक है, जैसे हम ये अब हिंदी लिखते हैं तो देवनागरी स्क्रिप्ट है और हिंदी हमारी भाषा है। रोमन जो हम अगर हम ऐसे 1 2 3 4 लिखते हैं तो हम रोमन न्यूमरल्स में लिख रहे हैं, और ये रोमन भाषा है लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज है, तो स्क्रिप्ट दूसरी है और आपकी जो स्टेटमेंट्स है वो इस तरह से बन रही है। अगला प्रश्न अशोक के धम्म के बारे में। अशोक के धम्म में इन्वॉल्व्ड वर्शिप ऑफ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ अ सैक्रिफाइस। गौर से देखिए क्या ये यहाँ लिखा है इन्वॉल्व, इट डिड इन्वॉल्व, ये इन्होंने लिखा है। सेकंड स्टेटमेंट इज वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ अशोकास धम्म वाज कॉन्क्वेस्ट थ्रू धम्म इंस्टेड ऑफ वॉर। युद्ध के बजाय धम्म के थ्रू विजय प्राप्त करना। तो हमसे अगेन पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट आप देखिए, हमने पहले ही बात करी थी कि अशोक के जो धम्म में बात की गई थी कैसे जीवन में आगे बढ़ा जाए, कैसे जीवन जिया जाए, ना कि भगवान की पूजा या कैसे सेक्रीफाइस किया जाए। तो ये स्टेटमेंट गलत है। जैसे ही पहली स्टेटमेंट गलत होती है तो हम सीधा पहुंच जाते हैं इन दोनों की तरफ, 2 ओनली 1 और 2, और दूसरा सही है, इसलिए 2 ओनली इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट। उनके राज्य के जो आम जन हुआ करते थे, उनकी जो समस्याएं होती थी, नॉर्मल प्रॉब्लम्स डे टू डे लाइफ, उसको उजागर करने के लिए अशोक ने फिर ये धम्म की टीचिंग शुरू की थी और उन्होंने धम्म मंत्री भी इसके लिए लगाए थे। और ये कैसे आप सेवा करेंगे माँ बाप की, टीचर्स की, इनके प्रति क्या सिस्टम होना चाहिए कि आप जानवरों की हत्या ना करें, और जिस सेरेमनी का कोई मतलब नहीं है वो ना करें, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो, सोशल वेलफेयर कैसे हो, जो अगर स्लेव्स हैं या सर्वेंट्स उनकी सही तरीके से उनका ख्याल रखा जाए, इन सभी चीज़ों के ऊपर उन्होंने बात करी थी। सभी धर्म में एक सौहार्द होना चाहिए, इसकी बात की थी।
कोर्डियल रिलेशन, नॉन वायलेंस पे फोकस किया था। ये प्रमुख चीज़ें थी अशोक की। एक चीज़ हमें याद रखिए कि अशोकन एम्पायर वॉज नॉट अ वीक एम्पायर, क्योंकि तब भी इसके बाद भी ये एक स्टैंडिंग आर्मी रखते थे जो बहुत ही विशाल आर्मी हुआ करती थी जिसके आसपास कोई भटके ना। तो इट वॉज नॉट इफ कि अशोक ने इसके बाद बिल्कुल ही त्याग दिया युद्ध लड़ना सब कुछ, वो एक स्ट्रांग आर्मी तब भी हुआ करती थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने धम्म को फॉलो करना शुरू किया था, इंस्पायर्ड बाय बुद्धिज्म। राइट, ये बातें हो गई अशोक की। अगली बात आती है, दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। यूज ऑफ आयरन बिगन इन द सब कॉन्टिनेंट 3000 years ago. Some of the largest collection of iron tools and weapons were found in the megalithic burials. यानी लोहे का इस्तेमाल उपमहाद्वीप में 3000 साल पहले शुरू हुआ, या फिर जो आयरन टूल का सबसे बड़ा कलेक्शन है, वेपन है, वो मेगालिथिक बरियल में मिलता है। सम, अगेन नॉट ऑल, राइट, सम की बात हुई, ऑल की बात नहीं हो रही है। क्योंकि यहाँ पे सम है ना, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑल लिखा होता स्टेटमेंट गलत हो जाता। तो अभी प्रेजेंटली हम देखें तो बोथ था करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि आयरन का इस्तेमाल आर्यंस के साथ ही आना शुरू हो गया था। एंड देन वी सी काफ़ी ज़्यादा मेगालिथ जो थे वहाँ पर बहुत सारे बरियल में हमें मिलता है वो इक्विपमेंट जो उनके साथ दफनाया जाता था, जो हमें मेगालिथ में मिलता है, चाहे प्लॉग शेयर हो, चाहे एक्सेस हो, जो भी थे उस समय के, वो सब हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। इसी के बाद एक सवाल है रिगार्डिंग तमिल रीजन। तमिल रीजन में तीन एक ओहदों का नाम दिया गया, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं उसका नाम दिया गया है। लार्ज लैंड ओनर्स कॉल्ड एज व्हाट, ऑर्डिनरी प्लॉगमैन एंड लैंडलेस लेबर्स। सो अगर आप इसमें देखें तो जो लार्ज लैंड ओनर्स हुआ करते थे ना, उस समय उनको कहते थे वेलालार। जो ऑर्डिनरी जो आपके खेती करने वाले लोग थे उन्हें उजावार कहते थे, और जो लैंडलेस लेबर हुआ करते थे उन्हें कहते थे कदाइसियार। यानी ऑप्शन इज डी विच इज़ द करेक्ट आंसर। अगेन ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, अगर आपने ढंग से पढ़ा तो आप इस आंसर को क्लियरली आंसर कर पाएंगे, जहां पर लैंड ओनर्स को वेलेलार, ऑर्डिनरी प्लॉगमैन को उजावार, और लैंडलेस लेबरर्स को या फिर स्लेव जो होते थे उनको हम कहते थे कदाइसियार। पेज 88 में मेंशन्ड है। तो जो ये बेसिक चीज़ें हैं इनको ज़रा अपने क्वेश्चंस में आप बुक्स में हाईलाइट करो, ताकि बाद में आप सिंपली हाईलाइट देखो या हाईलाइट को बाद में नोट डाउन करके एक जगह एकत्रित कर पाएं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री इन एंशिएंट हिस्ट्री। नॉर्दर्न पार्ट्स की बात की जा रही है। विलेज हेडमैन वाज कॉल्ड एज गृहपति। अपार्ट फ्रॉम द हेडमैन अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स वाज कॉल्ड एज ग्राम भोजका। ये गलत है, क्योंकि उल्टा हुआ करता था। जो विलेज हेडमैन होते थे उन्हें ग्राम भोजका कहते थे, और जो हेडमैन हुआ करते थे उन्हें गृहपति कहा करते थे। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। इट्स नाइदर 1 and 2। यानी इसे में होता है इंडिपेंडेंट फार्मर्स वर नोन एज गृहपतिस, और ग्राम भोजका हुआ करते थे हमारे जो हेरिडिटरी विलेज हेडमैन थे उन्हें ग्राम भोजका कहते थे। ये बेसिक सी बात थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्लीस्ट कॉइन्स विच वर यूज्ड फॉर अबाउट 500 years वर पंच मार्क्ड कॉइन्स। पहले जो सिक्के वैसे भी होते थे ना, उनको कोई मेटल के ऊपर कुछ पंच कर दिया, कुछ ठोका और वो जो शेप पकड़ लिया उसको हम सिक्का कहते थे। डिजाइन्स वर पंच्ड ऑन टू द मेटल ऑफ गोल्ड और टिन। अगेन इज अ सॉर्ट ऑफ एक्सट्रीम स्टेटमेंट। एक्सट्रीम या एब्सोल्यूट स्टेटमेंट कि बोल दिया लोहे और टिन के ऊपर, ये सोना और टिन के ऊपर। क्या उतना गोल्ड होता होगा उस टाइम में कि सब गोल्ड पे पंच मार्क कॉइन आएंगे? स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सो विल बी लेफ्ट विद वन ओनली विच इज बी, और आंसर यहाँ पर ये होगा। और बी में आप देख रहे हैं वेल्थ को हम उस टाइम में कॉइन्स के हिसाब से नापते थे, और ऐसे पंच मार्क्स कॉइन होते थे, कोई एक निशान एक मेटल के ऊपर लगा दिया जिससे उसकी शेप बन जाती थी, चाहे प्लांट हो चाहे रेगुलर सिंबल हो कोई भी। लेकिन वो मेटल सिल्वर या कॉपर हुआ करता था, गोल्ड उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं था कि हर कॉइन गोल्ड पे ही बनाया जाएगा। तो ये बात थी इस क्वेश्चन की। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें जहां बात हो रही है अरिकामेडू के बारे में, अरिकामेडू मैप में आपको प्रोमिनेंटली दिखेगा और एक दो जगह इसका जिक्र भी बुक में आता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अरिकामेडू। इट वाज अ रिलीजियस प्लेस, इट वाज सिचुएटेड इन पौंडीचेरी। आपके पास ऑप्शन है 1, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 and 2। अगर आपने हिस्ट्री में इस टॉपिक को ढंग से पढ़ा और मैप से फोकस किया तो आपको पता लगेगा अरिकामेडू वाज सिचुएटेड नियर इन बिटवीन, तमिलनाडु के पास ही पौंडीचेरी के रीजन में ही थी, और ये असल में पौंडीचेरी में ही स्थित है अगर आपने मैप पढ़ा है तो। पहला को स्टेटमेंट अगर आप देखो, क्या ये रिलीजियस प्लेस थी? हमें टेंडेंसी होती है अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ भी पढ़ रहे होते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, तो हम सोचते हैं कि नहीं ज़रूर ये होगा तो एक तरह से रिलीजियस प्लेस ही होगी, लेकिन नहीं, ये एक पोर्ट सिटी है। और अरिकामेडू की जो रेलेवेंस है इसलिए भी है कि संगम एज की एक ऐसी साइट है, याद रखिए संगम पीरियड में ये थी पोर्ट सिटी,
और ये पोर्ट सिटी का जब एक्सकेवेशन हुआ तो पता लगा कि भाई इनके संबंध रोमन एम्पायर के साथ भी रहे थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये शहर था और ये रिलीजियस नहीं बल्कि पोर्ट सिटी थी। और हाँ, ये पौंडीचेरी में अवस्थित है, तो इसका आंसर होगा बी ओनली, बी यानी टू ओनली। तो अगर आप मैप पे देखो तो यहाँ अरिकामेडू अवस्थित है। पौंडीचेरी थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि लोगों को जनरली पता नहीं होता पौंडीचेरी के आइलैंड्स कहाँ कहाँ सिचुएटेड है। केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है, उस रीजन में जिसे हम मैप पे पॉइंट आउट करते हैं। एक बार आप उसको जरूर देख लें ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। अब पौंडीचेरी को पुदुचेरी कहते हैं, तो वो इलाका आपको देख लेना चाहिए। फिर जब भी आप साउथ इंडिया का मैप देख रहे हैं, याद रखिए नदी कहाँ कहाँ पर है। गोदावरी यहाँ पर है, कावेरी यहाँ पर है, और ऊपर आपकी कृष्णा और तुंगभद्रा है। तो कहाँ पर चालुक्य अंपायर था, ठीक है, कहाँ पर चोलास थे, कहाँ पर इंपेरियल चोलास थे, कहाँ पे संगम चोलास थे, उनका किंगडम कहाँ पे था, कौन सी रिवर कहाँ से बहती है। ज्योग्राफी के हिसाब से नहीं, आपको हिस्ट्री में भी पॉइंट आउट करने में बहुत मदद मिलेगी कि अगर आपको एक बार पता चल गया कि लेट्स से इंपेरियल चोलास यहाँ नीचे अवस्थित थे, इस साइड चेन्नई के आसपास, तो किन एरिया पे वो थे, चेरास कहाँ पे थे, पांड्यास कहाँ पे थे, और किस समय में कौन से किंगडम थे साउथ में, पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अक्सर लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस हमारे क्वेश्चन देखने में आगे हो भी जाएगी इस बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो ये टॉपिक है इसके अरिकामेडू के बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया। जो एक कोस्टल शहर था जहाँ पे शिप अनलोड होते थे, किस टाइम में था ये, तो संगम पीरियड में भी था, और पौंडीचेरी में सिचुएटेड है, जहाँ पे कई सारे अवशेष मिलते हैं। और ये पॉटरी वगैरह जो यहाँ से मिलती है, रोमन ग्लास फिर भी यहाँ से मिला था, जो दिखाता है कि इस पीरियड में जो रिलेशंस थे वो रोमन एम्पायर के साथ भी हुआ करते थे। अगला अगर हम क्वेश्चन देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग इन द एंशिएंट पीरियड। वीविंग और स्पिनिंग की बात हो रही है, इसको लेकर क्या नियम हुआ करते थे। पहला, if a woman does not complete her work, she will have to pay a fine and her thumbs can be cut off. They should be paid according to the quality and quantity of work. अगर आप अभी जनरल पॉइंट ऑफ व्यू लगाओगे, नहीं इतना सख्त तो हो नहीं सकता, तो दोनों स्टेटमेंट गलत ही होंगे। लेकिन आप सोचिए, पॉइंट ये दिया गया एंशियंट पीरियड की बात हो रही है, और अभी तो इजी है कि आप इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हो, जिस जिस बुक को आपने पढ़ा है वहां जो पीरियड की बात हो रही है, वहाँ प्राइमरी जो टेक्स्ट है वो अर्थशास्त्र है। और उस समय में जो कानून हुआ करते थे काफी सख्त हुआ करते थे। तो वहाँ ये मेंशन होता है कि अगर कोई महिला काम नहीं करेगी या नजरअंदाज करेगी काम को, या उसका जो ऑब्जर्वर है वो देख लेगा कि वो काम नहीं कर रही है, तो ये भी प्रावधान थे कि फाइन देना पड़ सकता है या फिर उनके अंगूठे भी काटे जा सकते हैं। और जितनी उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ वर्क है उसके हिसाब से पे किया जाता था, ना कि ऐसे घंटों के हिसाब से। वेजेस तो थे नहीं एंशिएंट टाइम में। तो ये तो कुछ बेसिक सी पॉइंट है जो आपको देख के आइडिया लग जाएगा, तो आप उस हिसाब से भी इसको आंसर कर सकते हो। और खास बात यहाँ पर पूछा जा रहा है इनकरेक्ट के बारे में, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, विच इज नीदर 1 और 2। अब अगर आप देखें अर्थशास्त्र में कौन से रूल्स थे, तो वहां पर ऐसा प्रॉपर अर्थशास्त्र में सिस्टमेटिकली मेंशन्ड है कि क्या और किस तरह चीज़ों को फॉलो करना है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप हर रूल को याद तो नहीं कर सकते, पर आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ग्रो कर सकते हैं कि अर्थशास्त्र में किस तरह का टेक्स्ट था। वो एक ज़्यादा स्ट्रिक्ट टेक्स्ट था। अब अशोकन टेक्स्ट की अगर आप बात करें, अशोका का कोई अगर रूल मिले अशोक के बारे में, तो वहां हम देखेंगे कंपैशन पे फोकस ज़्यादा होता है। चाणक्य के टाइम में ऑब्वियसली जो है कंपैशन पे कम और डिसिप्लिन में ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि वो ज़्यादा ही कॉटिलियन, एक कहते हैं कॉटिलियन आउटलुक कहते हैं इसको, एक स्ट्रिक्ट मैन्युवर, वो एक जिसे कहते हैं स्ट्रेटजिस्ट थे और टास्क मास्टर थे। अशोक वाज मोर ऑफ एन एम्परर। तो ये डिफरेंस आपको एक बेसिक लॉजिक से भी मिल जाएगा। अगेन जो बात मैं कह रहा था कि क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा, इसलिए नादर 1 एंड 2 होगा। करेक्ट होता तो बोथ 1 एंड 2 होता, तो इट्स डी, नीदर 1 और 2। याद रखना है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है, उसमें नहीं फंसना है। अगला क्वेश्चन हम देखें, जहां बात हो रही है अगेन साउथ इंडिया के संगम पीरियड के बारे में। संगम पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार इससे क्वेश्चन आते हैं। आपको इस टाइम के जो भी इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स थे, जो भी रूलर्स थे, वो याद होने ही चाहिए। इसमें इस बुक में ज़्यादा अभी तक डिस्कशन नहीं है 6th क्लास में, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन सेट है। संगम लिटरेचर इज वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन तमिल। द असेंबलीज और द संगम्स ऑफ पोएट्स वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ महाबलीपुरम। देखिए, ये बात हो गई संगम पीरियड की। संगम पीरियड वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ ऑल टाइम कंसिडर्ड, और तमिल के तो ऑब्वियसली था ही। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट बात करता है महाबलीपुरम की। महाबलीपुरम को लेकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली महाबलीपुरम काफ़ी न्यूज़ में रहा था, स्पेसिफिकली जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट आए थे इंडिया, तब के केस में भी। और महाबलीपुरम की खुद एक हिस्ट्री रही है। लेकिन संगम पीरियड में मेजरली जो 2 कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं मदुरई में हुए हैं, तो वो उसका सही आंसर होता है मदुरई। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है। सो पूछा जा रहा है करेक्ट, सो इट विल बी
ए यानी वन ओनली। तो जब मैं संगम पीरियड की बात करूँ तो कौन से इंपॉर्टेंट काम उस समय में हुए ये आप जरा याद रख लीजिए। जो टेक्स्ट होंगे, जैसे तोलकाप्पियम की बात करें हम, या फिर मणिमेगलाई की बात करें, ये सारे टेक्स्ट उस समय लिखे गए, तो उन टेक्स्ट के बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। तो जो अर्लीस्ट वर्क्स थे वो संगम थे। संगम मतलब लोगों का मिलना जुलना। तो पोएट्स और राइटर्स मिला करते थे इस समय में, और 3 संगम हुए थे। पहले संगम का कोई अवशेष नहीं मिलता है, दूसरे में बस तोलकाप्पियम मिली जो तोलकाप्पियर ने लिखी है, और तीसरा संगम जो हुआ था उसका हमें कुछ टेक्स्ट मिलते हैं, जैसे पतु पतु और एतुगोए। ये आप आगे भी पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट रोम। एम्फीथिएटर्स, चैनल्स टू सप्लाई वाटर, एक्वेडक्ट्स, ओपन एरिनास सराउंडेड बाय टायर्स ऑफ सीट्स। क्या लगता है आपको, क्या इसका आंसर होना चाहिए? वन ओनली, टू ओनली, वन एंड टू, नीदर वन एंड टू? अगेन क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहां अगर आप गौर से देखें तो आप ऐसे समझ सकते हैं एम्फी थिएटर्स क्या होंगे भाई, वहां पर लोग बैठे होंगे ना, टायर्स ऑफ सीट थिएटर्स में होती है, डक्ट में तो पानी भरा होता है, तो ये असल में ये होता है और ये असल में ये होता है, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। इसलिए नीदर वन और टू इज द करेक्ट आंसर। यहाँ बस थोड़ा सा आपको स्पेस लेना था, सोचना था भाई थिएटर में क्या होगा और डक्ट में क्या होगा। डक्ट तो जमीन के अंदर होते हैं जहाँ गड्ढा होता है, या डक्ट किसी जगह जहाँ कुछ आप लिक्विड स्टोर करते हैं, कुछ स्टोरेज के लिए होता है। थिएटर में ऑब्वियसली सीटें लगी होती है जहाँ लोग बैठ के देखते हैं कोई चीज़ को, कुछ घटित होता हुआ। तो ये कहानी थी इस क्वेश्चन की। और रोम में ऑब्वियसली पहले लार्जेस्ट अंपायर थी, तो वहाँ बहुत से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हम बिल्ड होते हुए देखते हैं जो उस पीरियड में हुआ। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेड इन एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पेपर वाज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन रोमन एम्पायर एंड इट वाज नोन एज ब्लैक गोल्ड। In Arabian Sea and Bay of Bengal, monsoon winds were major hurdle for sailors to cross seas. South India was famous for pepper only. अब कॉन्टेक्स्ट क्या है? ट्रेड इन एंशिएंट इंडिया। खैर वो तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम एंशिएंट इंडिया के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो वो समझना उतना दिक्कत का काम नहीं है। यहाँ पर एक शब्द मुझे दिखा जिसे मैंने कहा था एक्सट्रीम स्टेटमेंट, हमेशा उसको पॉइंट आउट करना है, ओनली की बात हो रही है। साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर पेपर ओनली, क्या सिर्फ पेपर के लिए फेमस थे क्या? आप लॉजिकली सोचो, और भी बहुत सी चीजें थी, गोल्ड जो हैंडीक्राफ्ट था, जो और कई सी चीजें थी जो बहुत प्रचलित थी साउथ इंडिया से। तो ये स्टेटमेंट तो सीधा सीधा गलत है। तो 3 को अगर हम जान चुके हैं गलत है बेसिक नॉलेज के हिसाब से, तो हम इजीली ये स्टेटमेंट एलिमिनेट कर सकते हैं, ये ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। हम बच जाते हैं 2 ऑप्शन के पास, 1 and 2 एंड 1 ओनली। अब हमें पता है 1 तो वैल्यूबल है ही, 1 तो सही होगा ही होगा। सो पेपर वाज ऑब्वियसली कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड, तो ये ऑप्शन तो सही होगा ही होगा। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। इन अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल मॉनसून विंड्स वर मेजर हर्डल्स फॉर सेलर्स टू क्रॉस द सीज। अब थोड़ा पीछे जाइए और सोचिए, क्या मानसून के समय में सेलर्स को क्रॉस करने में ज्यादा दिक्कतें आएंगी या सहूलियत होगी? अगर आप देखिए अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में, तो जो वहां के सेलर्स थे वो मानसून में आना प्रेफर करते थे, क्योंकि मानसून में ज्योग्राफी में क्या होता है, हवाएं मूव करती हैं टुवर्ड्स इंडिया। सो आपका शिप जो है वो इजीली सेल करके इंडिया जा पाएगा, तो उनके लिए सपोर्ट होता था ना कि हर्डल। तो इसलिए स्टेटमेंट गलत है, और सही स्टेटमेंट होगा बी यानी 1 ओनली। तो यहाँ आप थोड़ा सा ट्रिक भी आप लगाओ या बेसिक अब गेस वर्क भी करो, तो वो आप सही सही कर सकते हो। तो स्टेटमेंट 1 इज ओनली करेक्ट, 2 and 3 आर इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। विद रेफरेंस टू साउथ इंडियन किंगडम्स ऑफ द एंशिएंट पीरियड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मूवेंडर इज अ तमिल वर्ड meaning 3 chiefs used for the heads of 3 ruling families, Cholas, Chalukyas and Pallavas. Kaveri is the most fertile river valley in the southern half of subcontinent. Madurai was the capital of Cholas. Which of the following statements are correct? अगर आप पहली स्टेटमेंट देखो ना एंशिएंट पीरियड वाली, तो आपको लगेगा हाँ सही बात है, मोवेंडर तो था, चीफ्स को मोवेंडर ही कहते थे ड्यूरिंग दैट पीरियड। लेकिन ये शब्द चोलास, चालुक्यास और पल्लवास के लिए नहीं यूज होता था, यहां पर होता पांड्यास। तो हमेशा इसलिए आपको क्लैरिटी रखनी है कौन से रूलर की बात हो रही है, नहीं तो अगर आप ऊपर सरसरी निगाह से देखोगे तो आपने अगर ये पढ़ा है कि मोमेंडर किसे कहते हैं, तो अब भी आप गलत कर सकते हो। तो याद रखना यहाँ पर पांड्यास होता, तो ये ऑप्शन हो जाता है गलत, और हमसे पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट। तो 1 इज एलिमिनेटेड, हमारा ये चला गया, ये चला गया, 2 and 3 ओनली बचा है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही होगा, जो हमें वैसे भी पता है, कावेरी इज अ मेजर रिवर जो वहां पे होती। मदुरै वाज द कैपिटल ऑफ चोलास। यहाँ देखिए 2 बातें हो रही हैं। चोलास के बारे में 2 चोलास होते हैं, एक होता है इंपीरियल चोलास, एक होता है एंशिएंट चोलास। इंपीरियल चोलास मतलब जो आप राजा वन, राजेंद्र वन के बारे में पढ़ेंगे, जिनका मेजर अंपायर तंजौर के पास से स्प्रेड आउट हुआ था, पूरे इंडिया पे ऑलमोस्ट फैल चुके थे, साउथ ईस्ट एशिया तक इनका पहुंच थी। यहाँ बात हो रही है एंशिएंट चोलास की। तो एंशिएंट चोलास का कैपिटल क्या मदुरै था?
नहीं था। क्यों? क्योंकि ये जो मदुरई था ये कैपिटल असल में था उस टाइम में पांड्याज का, क्योंकि एंशियंट टाइम में चोलास इस रीजन में, मदुरई के रीजन में नहीं थे, इससे ऊपर रूल किया करते थे। जो आप मैप देखोगे तो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो उस हिसाब से हमारा ये भी ऑप्शन हो गया गलत और सही आंसर हुआ 2 ओनली, विच इज द करेक्ट वन दे आर आस्किंग। अब कैसे भाई ये करना है? तो यहाँ मैं 3 स्टेटमेंट अगर बताऊं तो पहला तो क्लियर लगता है कि भाई चोला चोला चालुक्याज और पांडवास का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, इन्होंने मिक्स कर दिया है। चोलास चेराज और पांड्याज थे। अब चोला चेलाज और पांड्यास की जब हम बात करें तो चोलाज यहाँ पर थे ऊपर की तरफ, पांड्यास जो आप तो आज केरला वगैरह का एरिया कुछ देख रहे हो वो पांड्या का इधर से कवर होता था, यहाँ चेराज थे। और ये डिफरेंस था, ये रूलर्स हुआ करते थे और जिनके में जो राजधानियां थी, पांड्यास का था मदुरई, चोलास का था उदययार और चेराज का क्या था? मुचिरी। ये तीनों इंपॉर्टेंट रूलर्स थे और इन तीनों चीफ को, जो संगम लिटरेचर में इनके चीफ को नाम जरूर दिया गया है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मूवेंडर, लेकिन वो चेरा चोलाज और पांड्यास को दिया गया। इनका जो इलाका है वो अलग अलग था। फिर टाइम के पास जब चालुक्याज आपके आए, जब आपका इंपेरियल चोलाज आए, तब पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, फंस के नहीं रहना कि भाई एक ही रूलर रहा था साउथ इंडिया में, रूल करते रह गए वो 3-4 रूलर्स चेंज हुए हैं। क्लैरिटी सातवाहनास के बारे में आप पढ़ेंगे तो सातवाहनास दक्कन पे रूल करते थे। उनको आप ये मत समझ लीजिए कि तमिलनाडु के किसी इलाके का नाम है तो वो भी आप कंफ्यूज कर दो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जनरली जो जो लिसनर्स हैं वो मेजरली नॉर्थ के हैं, साउथ के किंगडम्स को क्लैरिफाई करने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो वो आप थोड़ा क्लियर रखो कि 2 पीरियड ऑफ टाइम था, दोनों में रूलर्स अलग अलग थे। कहाँ पे संगम टाइम में कौन था, उसके बाद कौन आया था, गुप्तास के साथ कौन थे, या फिर आप जब मेडिवल पीरियड में जाते हो तब कौन से रूलर्स हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन आप देखें तो बात हो रही है सातवाहनास किंगडम्स के बारे में, यही मैं अभी बात कर ही रहा था। सातवाहना किंगडम्स के बारे में 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ सातवाहनास वर गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। सातवाहना रूलर्स वर नोन एज लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ। अब अगेन स्टेटमेंट पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इनकरेक्ट। तो पहली बात, पहला स्टेटमेंट अगर आप देखिए तो सातवाहना के सबसे फेमस रूलर का नाम ही था गौतमीपुत्र सतकर्णी। सातवाहना की खास बात ये हुआ करती थी कि ये अपने मदर साइड का नाम रखते थे गौतमीपुत्र, गौतमी इनकी माँ का नाम था सतकर्णी के। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी सही है कि सातवाहना रूलर्स वो कॉल्ड एज दक्षिण पथ, यानी लॉर्ड ऑफ द वेस्ट साउथ, ये अपने आप को कहते थे। दोनों ही स्टेटमेंट सही है लेकिन हमसे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट, सो इट्स नीदर 1 and 2 बिकॉज बोथ आर करेक्ट ऑप्शंस। तो इसका आंसर होगा डी। ये क्लैरिटी आपको एक बार बन गई। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इसके बाद के टॉपिक के बारे में, लेकिन सातवाहनास के बारे में ये जरा पढ़ लीजिए कि सातवाहना का पीरियड क्या था। क्या ये, मुझे अब इतना बताइए, क्या सातवाहनास पहले आए थे या एंशियंट चोलास पहले आए थे, पांड्यास पहले आए थे या सातवाहनास पहले आए थे? कहाँ पे रूल करते थे सातवाहनास? क्या ये तमिलनाडु केरला के रीजन पर इनका वर्चस्व था या ये हैदराबाद के रीजन में इनका वर्चस्व था? ये क्लैरिटी आपको गेन करनी जरूरी है, जो आप मैप देख के क्लियरली समझ सकते हैं, जो हम आगे देखेंगे भी। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिल्क प्रोडक्शन इन एंशियंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बात हो रही है सिल्क प्रोडक्शन की इन एंशियंट इंडिया। द टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन पर्शिया अराउंड 7000 years ago. Best known of the rulers who controlled the Silk Route was the Kushans. अब सिल्क की असल में शुरुआत क्या पर्शिया से हुई थी? पर्शिया मान लो आप आज का ईरान, लेकिन अगर आपको पता है तो फेमसली आपको पता होगा एक सिल्क रूट होता है और एक सिल्क रोड होता है। कौन भाई इसके लिए प्रचलित है? नया सिल्क रोड बनाने की बात कौन कर रहा है प्रेजेंटली अभी वर्तमान में? तो चाइना। तो असल में चाइना में ही शुरू में सिल्क की टेक्निक बनी थी और वहीं से दुनिया भर में सिल्क जाता था। जिस रूट से सिल्क जाता था उसे सिल्क रूट कहते थे, जो पूरा ट्रेड रूट दुनिया भर का जुड़ा हुआ था। उसी को रीअवेकन करने की कोशिश वो अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू कर रहे हैं, BRI के थ्रू, जो अभी दुनिया भर में न्यूज में बना हुआ है। तो वहां से भी आप समझ सकते हैं सिल्क तो पर्शिया में नहीं होता होगा भाई, चाइना का बड़ा संबंध रहता है। तो सिल्क रूट असल में सिल्क इन्वेंशन चाइना में ही हुई थी। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, हमसे पूछा जा रहा है करेक्ट आंसर। पहला गलत हुआ तो वन ओनली से एलिमिनेट हो गया, बोथ 1 and 2 एलिमिनेट हो गया। 2 स्टेटमेंट आप देखो तो वर कुशानास वर द बेस्ट प्लेस्ड? यस, कुशानास वर द मोस्ट वेल प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ सिल्क रूट। क्यों? क्योंकि कुशाना किंगडम जो था वो, आप इमेजिन करिए, कुशानास में सबसे फेमस रूलर कौन थे? कनिष्क। तो आप कुशाना अंपायर को देखो तो आप अफगानिस्तान से लेके आपके ये आपका बंगाल तक फैला हुआ है इस रीजन में। तो पूरा चाइना जहां से आपका जो सिल्क है वो मूव करेगा, वो कैसे किधर से मूव करेगा? यहीं से मूव करेगा। ये पूरा अपने सेंट्रल एशिया एक तरह से कंट्रोल में कुशान अंपायर के। तो बहुत सही जगह प्लेस थे ये इस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। तो इसलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल इनका रहा इन कंट्रोलिंग द सिल्क ट्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। और ये बातें क्लियर है कि इस टाइम में कई जो लोग आते थे भी चाइना से, वो भी प्रचलित थे अपनी मूवमेंट के लिए। जो आप एक्सप्लेनेशन अगर आप देखें तो वही बातें यहाँ करी गई हैं जो आप बाद में देख सकते हैं, क्योंकि जो कुशान अंपायर हम यहाँ देख रहे हैं वो आप देखिए,
आपके नालंदा से लेके आपके पेशावर पाकिस्तान का इलाका जो अफगानिस्तान को जोड़ता है, जहां पर फिर आपका उससे पहले पार्थियन एम्पायर था या यूरोप के साथ जो एंट्री होती है, वो सारे रूट कंट्रोल कौन करते थे? कुशान्स करते थे। इसलिए कुशान एम्पायर वाज द बेस्ट प्लेस इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग द सिल्क ट्रेड। अगला क्वेश्चन बुद्धिज्म के ऊपर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बुद्धिज्म। बुद्ध चरित्र वाज कंपोज्ड बाय विशाखादत्त। न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वाज नोन एज महायान बुद्धिज्म। महायान बुद्धिज्म बिलीव्स इन आइडल वर्शिप ऑफ बुद्धा। अब की टर्म्स है, हमसे पूछा जा रहा है करेक्ट आंसर। तो पहली बात, बुद्ध चरित्र किसने लिखी थी? बुद्ध चरित्र विशाखादत्त ने नहीं लिखी थी। बुद्ध चरित्र किसने लिखी थी? अश्वघोष ने लिखी थी। और ये अगर हमें पता है कि गलत हो गया तो 1 के बाद स्टेटमेंट एलिमिनेट, एलिमिनेट 2 and 3 and 3 ओनली बच रहा है, तो हमें बस 2 का पता लगाना है। तो न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वाज कॉल्ड महायान बुद्धिज्म। देखिए, बुद्धिज्म का जब विभाजन हुआ तो 2 धड़ों में बुद्धिज्म बट गया, एक हीनियान बुद्धिज्म, एक महायान बुद्धिज्म। नॉर्मली बुद्धिज्म में सेक्रीफाइसेस और रिचुअल्स, बुद्धिज्म खड़ा किस बात पे हुआ था कि जो हिंदू धर्म इंडिया में फॉलो होता था उसमें बहुत ज्यादा रिचुअल्स थे और आइडल वर्शिप बहुत ज्यादा थी। इन सभी से मुक्ति दिलाने के लिए बुद्धिज्म को एक स्कोप मिला जहां बुद्धिज्म ज्यादा फैला, प्रचलित हुआ। लेकिन हुआ ये कि बाद में बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि बुद्धिज्म में भी एक धड़ा बन गया महायान, जो गौतम बुद्ध की प्रतिमा बना के उनकी पूजा करने लग गया। तो वो जो नया धड़ा था वो महायान कहलाया और पुराना को हीनयान का नाम दे दिया गया। तो इसमें आप और डिवीजन बाद में देखेंगे, थेरागाथा हो गया या वज्रन्य जो बुद्धिज्म है वो आप देखेंगे आगे। लेकिन प्राइमरीली 2 थे, हीनयान, महायान। महायान वाला नया फॉर्म जहाँ पे बुद्धिज्म, गौतम बुद्ध का डीफिकेशन होना स्टार्ट हो गया, उनकी मूर्ति पूजा होने शुरू हो गई। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही बन रही है। तो हमारा आंसर होगा 2 and 3 ओनली, 1 वाज रॉन्ग, क्योंकि अश्वघोष ने लिखा था बुद्ध चरित्र, ना कि हमारे विशाखादत्त ने। तो और खास बात ये रही कि जब आप इस पीरियड को पढ़ते हैं तो उस टाइम में बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी कश्मीर में, जो कृष्ण ने करवाई थी। तो हीनयान कहाँ से आया, महायान कहाँ पे उत्पन्न हुआ, कौन से इसके जो जो प्रवर्तक थे वो कौन से थे, ये आपको आगे और पता चलेगा, जो आपको पता होना चाहिए। इस बुक में हालांकि उतना मेंशन नहीं है, तो आई कैन गेस दैट कि आपको उतना जानकारी नहीं है, पर हाँ, नजर कहाँ रखनी है वो आपको आइडिया अब लग रहा होगा। तो अगर आप देखो इंपॉर्टेंट सिटीज इस टाइम में कौन कौन सी, अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ आपको इंपॉर्टेंट सिटीज दिखेंगी कई सारी। तो इन सिटीज पे आप नजर रखिए, कहाँ पर कौन सा इलाका था, कौन किसको रूल करा था, मस्की, सोपारा, ये सभी रीजन्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट भक्ति। Bhakti meant worshipping the male deities only. Bhakti was meant only for upper caste people, not allowed for the lower caste people and women. Performance of elaborate sacrifices were a common thing. इनकरेक्ट आंसर यहां बताना है, तो सही को छांट के अलग कर देना है। तो पहली बात, भक्ति मूवमेंट क्यों शुरू हुई थी? भक्ति मूवमेंट एक तरह की रिफॉर्मर्स मूवमेंट थी, जहां देखा गया था कि हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा प्रपंच बढ़ गए थे और एक तरह से लिमिट हो गया था कुछ जातीय वर्ण के इलाकों में। इस्लामिक स्प्रेड इंडिया में होना शुरू हुआ था, तो हिंदू धर्म को फिर लगा कि और ज्यादा अब लोग कन्वर्ट भी हो रहे थे, एक नया ऑप्शन, एक नया विकल्प के रूप में उभरा था वो। और ये सारी चीजें जितने मिला जुला कर जो यहाँ के रिफॉर्मर्स थे वो बदलाव चाहते भी थे कुछ हद तक, तो उन्होंने भक्ति मूवमेंट शुरू हुई थी, जहां पर निर्गुण फॉर्म में कई जगह पूजना शुरू हो गया था भगवान को। और खास बात ये थी कि काफी इंक्लूसिव थी भक्ति मूवमेंट, जहाँ हिंदू धर्म में भी आप देखते हैं कि सभी जाति और वर्णों के लोगों को इसमें और ज्यादा जोड़ा जाने लग गया। तो बिल्कुल भी मेल डिटीज तक सीमित नहीं था। अगेन एक्सट्रीम वर्ड आया और हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। अक्सर जब भी एक्सट्रीम वर्ड आएगा तो स्टेटमेंट जनरली गलत होता है, लेकिन ऑब्वियसली हमेशा गलत नहीं होता। कोशिश करिए भक्ति की आप आइडेंटिफाई करें और सोचे कि भाई क्या लग रहा है, क्या ओनली ऐसा होना चाहिए, नहीं तो हमेशा एक्सट्रीम वर्ड पकड़ना है, उसको देख लेना है। भक्ति वाज मेंट, अगेन यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड है, ओनली फॉर अपर कास्ट पीपल, नो, इट वाज फॉर ऑल। और अपर कास्ट पीपल से मुक्ति दिलाने के लिए तो भक्ति मूवमेंट शुरू हुई थी। परफॉर्मेंस ऑफ एलेबोरेट सेक्रीफाइसेस वाज अ कॉमन थिंग, नो, सेक्रीफाइस से दुखी थे लोग। तो हमारे तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो हमारे ऑल द अबव आर इनकरेक्ट आंसर्स, तो वो हमारा आंसर होगा इसका। आगे देखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू क्रिश्चियंस ऑफ केरला। केरला के जो क्रिश्चियंस थे उन्हें सीरियन क्रिश्चियंस कहते हैं। दे आर अमंग्स द ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। ट्रू है या फॉल्स है, बताइए। देखिए, केरला में जो क्रिश्चियंस आए थे वो जीसस क्राइस्ट की मृत्यु के 100 साल बाद ही केरला के पोर्ट पर आए थे ट्रैवल करते हुए, तो वो वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट क्रिश्चियंस थे। सही जवाब है, सीरियन क्रिश्चियंस कहा जाता है उन्हें, जो वहां से फिर इंडिया आए थे। और ऑब्वियसली वो थे तो सबसे ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी भी होगी, तो दोनों ही आंसर सही है। C1 and 2 हमसे करेक्ट ऑप्शन ही पूछा जा रहा था।
अगेन सही बात है। यहाँ देखिए, यहाँ भी अगर आप देखिए स्टेटमेंट पे दे आर नोन एज सीरियन क्वेश्चंस अमंगस्ट लिखा हुआ है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है ये, कई होंगे उनमें से एक है, सबसे पुरानों में से एक। तो वो आप यहाँ पर देखिए कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट होता तो तभी स्टेटमेंट गलत भी हो सकता था, क्योंकि गारंटी नहीं है कि सबसे पुराने वही हैं, लेकिन हाँ सबसे पुराने में से एक है वो। 1-2 साल का अंतर हो सकता है, 50 साल का अंतर हो सकता है। तो वो ट्रिक है जो आपको देखनी है, एक्सट्रीम वर्ड जहां आए आपको सतर्क हो जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पुराणास he took the shape of a boar in order to rescue the earth which had sunk into water, who is referred as he in the above description। तो वराह अवतार की बात यहाँ पे हो रही है कि किसने वराह अवतार लिया था। तो वराह अवतार की बात हो रही है, तो विष्णु अवतार थे, विष्णु के 10 अवतार थे भगवान विष्णु के। तो इसका सी इज विष्णु इज द करेक्ट आंसर, जिन्होंने वराह अवतार लिया था, जो आपको पुराणास में देखने को मिलता है। और इसकी फेमस इमेज है वराह की ईरान मध्य प्रदेश से, और पुराणास में इसका जिक्र आता है जब धरती डूब गई थी पानी से तो इनको उन्होंने उठाने के लिए अवतार लिया था। अगला सवाल देखिए। ही केम टू इंडिया अराउंड 1400 years ago and spent time studying in Nalanda. He took the land route back to China, carried with him statues of Buddha made of gold, silver, sandalwood, along with manuscripts. He spent the rest of his life translating them from Sanskrit into Chinese. Who was this Chinese traveler? चाइनीज ट्रैवलर्स कुछ बहुत प्रचलित है, उनमें से एक की बात हो रही है जो 1400 साल पहले आए, नालंदा में पढ़ा, जो बाद में फिर चाइना लैंड रूट से वापस चले गए। अब नाम देखिए, फाहिन, जुआनजैंग, ई क्विंग, चेंगजे। तो नाम थोड़ा सा आपको फंसा फंसा लग रहा होगा। फाहिन तो फिर भी ठीक है, फाजीन लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका सही आंसर होगा जुआनजैंग। आप फंस इसलिए रहे होंगे कि हम इसे हुएनसांग पढ़ते हैं, हुएनसांग का ही नाम जुआनजैंग भी है, और फाहीन को फाजियान भी पढ़ा जाता है। और जुएनजैंग यानी हुएनसांग के बड़े भाई का नाम था चेंगजी। तो यहाँ हुएनसांग की बात हो रही है। हुएनसांग किसके समय में इंडिया आए थे? काफ़ी प्रचलित नाम है। हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे और नालंदा में पढ़े थे, और अपने साथ काफ़ी कुछ लेके गए थे चाइना, कई सारी भेंटें और कई सारी चीज़ें। काफ़ी प्रचलित रहे हैं इतिहास में वो, और इन्हीं के बड़े भाई का नाम चेंगजी था। हुएनसांग की बात यहाँ हो रही है, याद रखिए। फाहीन जो है वो उनसे पहले आए थे। फाहीन आए थे चंद्रगुप्त 2 के समय में, और हुएनसांग के बाद जो आए वो था आई क्विंग। पहले फाइन आए, फिर हुएनसांग आए, फिर आई क्विंग आए। तो हुएनसांग को जुएनजैंग के रूप में भी लिखा जाता है, ये आप थोड़ा नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। प्रशस्ति की बात हो रही है। व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रशस्ति? इनमें से करेक्ट आंसर पिक करना है। इट वाज एन इंस्क्रिप्शन विच इज मेंट इन प्रेज ऑफ, दे वर कंपोज्ड ऑफ शॉर्ट सेंटेंसेस। प्रशस्ति मतलब क्या होता है? अगर आप हिंदी बोलना जानते हैं तो प्रशस्ति मतलब, प्रशस्ति पत्र आज भी मिलते हैं जो निश्चित रूप से किसी की प्रशंसा करते हैं, तो पहला स्टेटमेंट सही होता है। लेकिन प्रशस्ति पत्र यदि आप हिस्ट्री में पढ़ें या उसकी फोटो देखें तो छोटे सेंटेंसेस नहीं, बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस होते थे। राजा महाराज वैसे भी कहीं आते हैं तो कहा जाता है ये वो फलाना ढिमकाना XYZ, यहाँ के राजा, यहाँ के महाराजा धीराज, इन्होंने ये किया वो किया। प्रशस्ति ऐसे गाई जाती है किसी व्यक्ति की। तो प्रशस्ति छोटी नहीं होती, प्रशस्ति हमेशा लंबी चौड़ी होती। जितनी लंबी प्रशस्ति उतने महान व्यक्ति, ऐसा समझा जा सकता है। तो वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। और ये तो बेसिकली आप किसी की भी प्रशस्ति पढ़ें तो आपको लगेगा भाई कितनी लंबी चौड़ी प्रशस्ति लिखी गई है। तो इंस्क्रिप्शन को हम प्रशस्ति भी कहते हैं जहां उनकी प्रशंसा की जाती है, और अक्सर बहुत लंबी लंबी प्रशस्तियां लिखी जाती हैं। अगला प्रश्न बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त वाज अ फेमस रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हिज प्रशस्ति हैज बीन इंस्क्राइब्ड इन अशोकन पिलर एट प्रयागराज। ही वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू यूज द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। अगर आप गुप्त पीरियड के बारे में पढ़ेंगे तो पहले क्लैरिटी होनी चाहिए आपको कि चंद्रगुप्त किसकी बात हो रही है। चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त में फर्क है, और यहाँ पर बात किसकी हो रही है? समुद्रगुप्त की। चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त किस तरह रिलेटेड है ये भी जरा पता करिए। बेटे थे, पोते थे, क्या थे इनके? क्यों मैं आ रहा हूं, अभी वापस आऊंगा उसके ऊपर। स्टेटमेंट पूछ रहा है उनकी प्रशस्ति अशोकन पिलर प्रयागराज पे स्थित है, बिल्कुल है, पहली स्टेटमेंट सही हो जाती है। दूसरा स्टेटमेंट पूछता है ही वाज द फर्स्ट, अगेन एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, क्या वो पहले रूलर थे? नहीं, इनसे पहले चंद्रगुप्त ने भी ये उपाधि ली थी महाराजा धीराज की, इसलिए स्टेटमेंट हो जाती है गलत और बचता है वन ओनली, यानी ए इज द आंसर। इनके फेमस प्रशस्ति हरिसेन ने जो लिखी थी अशोकन पिलर पे, काफी प्रचलित है वो। और चंद्रगुप्त वन नहीं, अब ये टाइटल लिया था महाराजा धीराज का, जो टाइटल समुद्रगुप्त ने भी यूज किया था। गुप्त पीरियड के जो रूलर्स थे वो इस टाइटल को अडॉप्ट करते थे। छत्रपति शिवाजी का हो गया, इस प्रकार से यूजेज होता था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्तूप्स बिल्ट ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम्स आर करेक्ट? Locally available stones were used to build the stoops. These stoops carry the name of only the kings, queens who founded their construction. यहाँ थोड़ा सा
क्वेश्चन आपको लग सकता है ट्रिकी अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है तो। अब जनरली जो कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं भाई, लोकली पत्थर जोड़ के बना लिया होगा स्तूप, और हाँ राजा रानी बनाते हैं तो उन्हीं का नाम होता होगा, जैसे आज के टाइम में आपको दिखता है एक्स एमएलए द्वारा प्रदत्त, वाई एमपी द्वारा बिल्ट। लेकिन अगर आप देखें तो स्तूप बहुत ही प्रोमिनेंट चीज हुआ करती थी, स्तूप ऐसे नहीं बन जाती थी। स्तूप बनाने में बहुत सारे लेविश स्टोन, इंपोर्टेड आइटम्स का इस्तेमाल किया जाता ताकि स्तूप एक भव्यता दिखा सके। और जैसे ताजमहल वगैरह के हम बारे में देखते हैं तो जो मॉन्यूमेंट्स होते थे वो राजा के कोष का, एक तरह का राजा के अंपायर को प्रदर्शित करता था, इसलिए वो बहुत और ज्यादा उसके ऊपर खर्च करते थे, इसलिए हमेशा वो वैल्यूबल हुआ करते थे। तो स्तूप के नाम में ये स्टेटमेंट तो सही हो गई, वन इज करेक्ट। अगेन, क्या सिर्फ किंग क्वीन का नाम होता था? तो नहीं, जो उनमें काम करने वाले लोग हैं उन सभी का नाम स्तूप में ऐड किया जाता था। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज गलत एंड ओनली वन इज करेक्ट, ए ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपको यहाँ से आइडिया लग रहा होगा कि भाई स्तूप के बारे में आप थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव भी सोचना होता है। जनरली जो लाइन ऑफ थिंकिंग है उससे कभी कभी आपके ऑप्शन गलत जा सकते हैं, तो आप पढ़ें, दिमाग में थोड़ा सा स्टोर कर, ठीक है। तो जैसे डिवोटी कोई टेंपल में आया तो अपने साथ कई सारे वो गिफ्ट लाते थे, उससे भी सजाया जाता था। और जैसे मर्चेंट है, फार्मर्स है, गार्लैंड मेकर्स, इन सब के नाम लिखे जाते थे पिलर्स पे, रेलिंग्स पर, वॉल्स पे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। सीधी सी बात है, गलत पकड़ना है। बाण भट्ट हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे, सबको पता है। समंथास वर द मिलिट्री लीडर्स। रवि कीर्ति ने ही पुलकेशिन II के बारे में लिखा था। नगरम वॉज द रेवेन्यू कलेक्टर्स। ये स्टेटमेंट गलत है, नगरम रेवेन्यू कलेक्टर्स नहीं हुआ करते थे, नगरम मर्चेंट्स का ग्रुप हुआ करता था। तो जनरली अगर आपने ये टॉपिक ढंग से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप इजीली आंसर कर सकते हैं। इनकरेक्ट वाला, इट्स डी इज द इनकरेक्ट आंसर, आप देख के आंसर कर सकते हैं। तो यही बात है कि पुलकेशिन II अगर है तो उनके कोर्ट पोएट कौन है? रवि कीर्ति। पुलकेशिन II होता है चालुक्य रूलर। चालुक्य रूलर कहाँ रूल किया करते थे, किस पीरियड में? इससे आप साउथ इंडिया के बाकी क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं अगर आपसे गलतियां हो रही हैं तो थोड़ा समय लेना है, देखना है, समझना है और क्वेश्चन को आंसर कर देना है। कहां पर सोर्स है ये भी आपको यहाँ लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग प्लेसेस कंकर्ड बाय द गुप्तास। कन्नौज, पाटलिपुत्र, नालंदा एंड उज्जैन। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जब भी नॉर्थ टू साउथ देखें तो आप इंडिया का ऐसा मैप बनाओ, नॉर्थ से लेके साउथ तक जाना है। अब ये शहर सोचो कहां पर पहला होगा। आप यूपी से स्टार्ट करो, आप ट्रेन पकड़ो, पहले क्या आएगा? कश्मीर से नीचे उतरोगे तो आप पंजाब होते हुए पहुंचो, आपको उत्तर प्रदेश पहले मिलेगा, तो कन्नौज पहले आता है। फिर आप और नीचे जाओ तो पटना आएगा, पटना के बाद नालंदा, फिर आपको उसके और नीचे जाना तो मध्य प्रदेश आप एंटर करेंगे जहां आपको मिलेगा उज्जैन। सो द राइट फॉर्मेट इज 1 2 3 4, जो पहला ही ऑप्शन है जो आपका सही होगा। नॉर्थ टू साउथ शहर ऐसे ही दिखता है, अगर आप देख रहे हैं इस तरह से देखिए, थानेश्वर, कन्नौज, पाटलिपुत्र, नालंदा और ये आपका उज्जैन है। तो हम अगर हम ऐसे देखें यहाँ सीधा लाइन में 1 2 3 4, तो इस तरह से नॉर्थ टू साउथ ऐसे आपको देखने को मिलेगा। अगेन आपकी मैप में है इंपॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में, इसलिए मैंने कहा पहले मस्की का जिक्र मैंने किया था, कहाँ पर मस्की अवस्थित थी जब हम मैप देख रहे थे। तो ये थोड़ी आपको तल्लीनता दिखानी पड़ेगी इंपॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में जानने पे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे कभी कभी आ जाते हैं। तो अब जब मैप को देख रहे हैं तो एक दिमाग पे बैठाइए, थानेश्वर कहाँ पर है, कन्नौज कहाँ पर है, अभी वर्तमान में वो शहर किस नाम से जाना जाता है वो भी पता होगा, तो आप वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे तो कैसे गुजरेंगे इसकी जानकारी आपको हो जाती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंपॉर्टेंट पोजिशन इन द गुप्त एम्पायर। Mahadanda Nayaka was the chief judicial officer. Prathama Kulika was the headman of the village. Correct statement पूछे हैं, 1 only, 2 only, both 1 and 2 and none. अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो महादंड नायक जो थे, दंड नायक का नाम भी आप ऐसे देख सकते हैं, सही स्टेटमेंट है। दूसरी, हालांकि प्रथमा कुलिका जो थे ये हेडमैन नहीं हुआ करते थे गांव के, इसलिए मर्चेंट्स के हेड हुआ करते, तो ए ओनली इज द आंसर। ये चीजें जो हैं, जो इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं, वो कौन कौन से, इसकी लिस्ट बनाई है हर किंगडम की, उसको आप याद कर लीजिए ताकि डिफरेंशिएट कर पाए। और एक बात और है कि एक आप याद कर लेंगे लिस्ट बना के तो बाकी कुछ रूल्स में सेम टू सेम फॉलो होती रहती है, क्योंकि जो हेडमैन थे नगर श्रेष्ठी उन्हें कहा जाता था, और बाकी आपको जैसे यहाँ देखने को मिला ये प्रथम कुलिका, चीफ क्राफ्ट्समैन कहते थे इनको, वो प्रथम कुलिका कहलाते थे। अगला प्रश्न अगर हम देखें, मैच द फॉलोइंग। स्तूप, शिखर, मंडप, गर्भगृह। स्तूप क्या होता है? माउंड होता है, सर्कुलर पाथ होता है, प्लेस इन टेंपल होती है, टावर होता है। अगर आप ऐसा पढ़ रहे हैं तो काफी सिंपली आप इसको आंसर कर सकते हैं, अगर आपने सिर्फ ढंग से नॉर्मली भी आंखें खुली रखी तो भी बन जाएगा, मैप्स देखें तो और अच्छी से हो जाएगा। गर्भगृह क्या होता है? जहां पर डीटी होती है, मंदिर के बीच में होता है गर्भगृह, जहां पर प्रमुख मूर्ति अवस्थित होती है। सो डी इज 1,
D is 1 आते ही हमारे बाकी सारे स्टेटमेंट गलत हो गए, एलिमिनेट हो गए। D1 पे हम सीधी तरह से आ गए। अगर हम डी से नहीं जाएं, ए से जाएं, स्तूप क्या होता है? एक ऑप्शन है सर्कुलर पाथ अराउंड द स्तूप। स्तूप के आसपास के सर्कुलर पाथ को भी स्तूप थोड़ना कहोगे आप, उसको क्या कहोगे आप? क्या यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको? यहाँ ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि 5 है, यहाँ 4 है, तो ये तो होगा ही नहीं। शिखर, मंदिर के ऊपर होता है शिखर कुछ, या टॉवर को कहिए आप शिखर, या स्तूप का माउंट कहोगे। तो सिंपली आप एलिमिनेट करके क्वेश्चन बना सकते हो, या फिर आपने अगर आपको पढ़ा है तो वहां से भी आपको जानकारी इसकी मिल जाती है। प्रदक्षिण पथ और शिखर और मंडप क्या होते हैं, वहां से आपको जानकारी मिलती है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप मंदिर का इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, जब मंदिर का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, तो आर्ट एंड कल्चर में भी आपको आगे पढ़ना ही पड़ेगा। अभी से आप फोकस करो, शिखर क्या होता है, कलश क्या होता है, गर्भगृह क्या होता है, ठीक है, गोपुरम मतलब क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर होगा, वो भी आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एपिक्स। शिल्पाधिकरम इज अ तेलुगु एपिक कंपोज्ड बाय पोएट नेम इलंगो। मणिमेखलाई इज अ तमिल पोएम एपिक कंपोज्ड बाय सतनार। शिल्पाधिकरम और मणिमेखलाई इंपॉर्टेंट संगम लिटरेचर के एग्जाम्पल्स हैं। संगम लिटरेचर तमिल में हुआ था, तो तमिल के हिसाब से पहला स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो जाता है। सो हमसे पूछा जा रहा है विच इज इनकरेक्ट, तो 1 इज तो करेक्ट होगा ही होगा। 2 इज द करेक्ट आंसर, तो इसलिए इनकरेक्ट नहीं होगा, हमें सिर्फ इनकरेक्ट दिखाना है। इट्स ए ओनली इज द इनकरेक्ट आंसर, क्योंकि वो तेलुगु में नहीं तमिल में थी। ये इंपॉर्टेंट लिटरेचर जो है, शिल्पाधिकरम हो गई, मणिमेखलाई हो गई, तो तोलकाप्पियम हो गई, ये सारी आपको याद रखनी बड़ी जरूरी है। संगम पीरियड के इंपॉर्टेंट लिटरेचर कौन से थे, क्योंकि वर्ल्ड के पुराने सबसे पुराने लिटरेचर सोर्सेज में से एक उन्हें माना जाता है। Which are the following statements about Puranas? They contain accounts about creation of world. They were written in simple Sanskrit. They could be heard by women. बताइए क्या उसका सही आंसर होगा? पुराणास का मतलब क्या होता है पहली बात, और क्या ये सिंपल संस्कृत में होता था? पुराण आम व्यक्ति के लिए थे, तो हमेशा इसमें आसान भाषा का इस्तेमाल होता था और ये सभी सुन सकते थे, और इसमें दुनिया के बारे में विवेचनाएं विशेष तौर पे हुआ करती थी। तो डी ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, राइट। इसमें खास बात क्या होती थी कि बहुत बेसिक टेक्स्ट पे जो देवी देवता है, भगवान है, उन सब के बारे में वर्णन ज्यादा मात्रा में हुआ था, इससे आम जनता में भी जानकारी इसके बारे में फैले और भक्ति और जरा बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्यभट्ट, अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, रोट अ बुक इन संस्कृत नोन एज आर्यभट्टियम। With reference to above statement, consider the following statement. He stated the reason for day and night to be caused by rotation. He developed a scientific explanation for eclipse. He gave the formula to calculate the circumference of a sphere. 3 इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात की गई है, इनमें से क्या सही है क्या गलत है हमें ये अगर हम अपने आर्यभट्ट के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि भाई रोटेशन की बात उन्होंने की थी, इक्लिप्स की बात भी की थी, और फॉर्मूला भी दिया था कैलकुलेशन का, सर्कमफेरेंस, लेकिन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ना कि अ स्फेयर। जीरो वाला कॉन्सेप्ट सबका पता है, तो ये सारी चीजें उन्होंने दी थी, तो इसका होगा 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर विद केस ऑफ आर्यभट्ट। आर्यभट्ट में इन्होंने लिखी थी, ये भी आपको याद होना चाहिए। नाउ अगला स्टेटमेंट देखिए। पल्लवास वर स्प्रेड अराउंड द कृष्णा डेल्टा, चालुक्य वर स्प्रेड अराउंड द कावेरी डेल्टा। अब साउथ इंडिया में कावेरी कहाँ से बहती है और कृष्णा कहाँ से बहती है? अगर आप पढ़ेंगे तो चालुक्य सीधा सीधा आप इसको सही नहीं मारेंगे। 2 आपका गलत है, हमें बताना है करेक्ट आंसर। 2 और सही है, तो ये सारे आपके एलिमिनेट हो गए। और 1 इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज दे वर नॉट अराउंड कृष्णा, दे वर अराउंड रेदर कावेरी। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पल्लवाज है, यहाँ चालुक्याज है। अब एक आपका महाराष्ट्र और कर्नाटका का रीजन पूरा ये कवर करते हैं। पल्लवाज यहाँ कांचीपुरम के पास है, तो ये ज़्यादा चांसेस है यहाँ इनके अंपायर होने का। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, कहाँ पर कौन का किसका अंपायर किस तरह स्प्रेड आउट था, ताकि क्लैरिटी हो सके आपके दिमाग में। तो कहाँ कहाँ था, कांचीपुरम में किसका कैपिटल था, तो इन चीज़ों को समझना तभी हो पाएगा जब आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और मैप पे नज़र दौड़ाएं। मैप पे नज़र दौड़ाना, थोड़ी डिटेल में जाना चीज़ों को, और क्वेश्चंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो समझना ज़रूरी है, जो हमने आज किया। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS।